शहर की बाहरी सीमाओं पर हमारे खेत तेजी से बढ़ रहे थे, जिससे हमारी खाने की स्थिति में बहुत सुधार हुआ। अगर कोई आपदा ना आए तो अब हमें अकाल के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। अब हम कुल मिलाकर एक असली शहर जैसे दिखते थे। एक और इंसान है जिसका जिक्र मुझे करना चाहिए, गैबिल। लगभग 1 महीने पहले वो बेवकूफ़ ऐसे शहर में आ गया जैसे उसे दुनिया की कोई परवाह ही ना हो। हमारा खाना ऐसे खा रहा था जैसे वो उसी का हो। हा हा हा। खैर, देखिए सर रिमुरु, मैं गैबिल तुरंत यहाँ आया क्योंकि मैं आपकी सेवा करना चाहता था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उसकी बेशर्म चापलूसी की कोशिश पर पूछा। क्या मैं उसे मार दूं? शियोन ने पूछा। उसका चेहरा इतना गंभीर था कि मुझे भी सोचना पड़ा। वो सच में ऐसा ही चाहती थी। उसके साथ मजाक करना खतरनाक हो सकता था। अगर मैं अभी हल्का सा भी सिर हिला देता तो वो सच में उस आदमी को काट सकती थी। गैबिल शायद ये समझ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो तुरंत मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। मुझे हफ्तों से ठीक से खाना नहीं मिला है और मेरे घमंड ने मेरे दिमाग को खराब कर दिया है। कृपया मुझ पर दया करें। हम आपके वफादार नौकर बनने के लिए कुछ भी करेंगे सर रिमोरू। मैं वादा करता हूँ कि हम आपके बहुत काम आएंगे, तो कृपया। इशारा मिलते ही उसके साथ आए 100 से ज्यादा लड़ाके मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गए। ये देखकर शियोन ने अपनी तलवार म्यान में रख ली। उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। अब कम से कम हम बात तो कर सकते थे। ऐसा लगता है कि गैबिल के पिता ने उसे जायदाद से बेदखल कर दिया था, जिससे उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। ये इतनी दुखद कहानी थी कि मैंने उसकी बात मान ली। इसके अलावा जिस तरह से वो हमारा खाना खा रहा था और हॉबगॉब्लिन के बीच बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा था, मुझे लगा कि उसमें कोई ऐसी प्रतिभा है जिसे मुझे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारे पास अभी कोई सुरक्षा दीवार नहीं थी क्योंकि इससे हमारे निर्माण कार्य में रुकावट आती। उनके लिए हमारी सीमाओं को पार करना आसान रहा होगा, लेकिन मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा सकता था कि उसने हमारे पहरेदारों को यकीन दिलाया होगा कि वो मेरे आदमियों में से एक है। ये शुरू से ही तुम्हारी योजना थी, है ना? खैर, मेरे पास शायद ही कोई और था जिसे मैं बुला सकता था। और इसके अलावा सर रिमुरु, आपके अलावा किसी और की सेवा करने का मेरा जरा भी इरादा नहीं था, गैबिल ने बेफिक्री से जवाब दिया। हो सकता है ऐसा ना लगे, लेकिन उसे अपने कामों पर पछतावा है। प्लीज, अगर आप उसे खुद को सुधारने का मौका दे सके, गैबिल के साथ आए एक और सदस्य ने कहा। ज्यादा ध्यान से देखने पर मुझे एहसास हुआ कि ये छिपकली इंसानों के रॉयल गार्ड की कैप्टन थी, वो टीम जो उनके चीफ एबिल की रक्षा करती थी। अगर मुझे सही याद है तो वो एबिल की बेटी और गैबिल की छोटी बहन थी। मुझे पूरा यकीन था कि जब मैंने एबिल का नामकरण किया था तब वो उसकी सलाहकार के तौर पर काम कर रही थी। ओह कैप्टन, तुम भी यहाँ हो? मुझे लगा था कि तुम एबिल जिस नई सरकारी व्यवस्था पर काम कर रहा था उसमें शामिल होगी। हाँ, मेरे भाई के उलट मुझे अपने लोगों से निकाला नहीं गया है। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। उसने समझाया कि मैंने एबिल को जो नाम दिया था उससे उसकी जिंदगी काफी बढ़ गई थी। छिपकली इंसानों के लिए औसत 50 से 70 साल था, ड्रैगनवेट्स के लिए लगभग 200, और वो आंकड़ा भी सिर्फ रेफरेंस किताबों से था। किसी को भी पक्का नहीं पता था कि वो कितने समय तक जिंदा रहेगा। ठीक रिगार्डिंग बाकी लोगों की तरह मैंने उसके लिए भी समय को पीछे कर दिया था, इसलिए उसके उत्तराधिकारी को लेकर कोई भी झगड़ा कम से कम कुछ दशकों तक टल जाएगा। इसलिए वो अपनी बेटी को देश घूमने देने के लिए राजी हो गया, शायद उसे उस दुनिया के बारे में और सिखाने के लिए जिसमें वो रहती थी। मेरे पिता आपको शुभकामनाएं देते हैं, कैप्टन ने ये कहकर बात खत्म की। क्या? गैबिल चिल्लाया। मुझे लगा था कि तुम मेरी भलाई की चिंता में मेरे साथ आई हो। मैं आपकी इज्जत करती हूँ मेरे भाई, कुछ हद तक, लेकिन अगर कुछ है तो मैं सर सोई से ज्यादा प्रभावित हूँ। अगर मुमकिन हो तो मुझे सीधे उनकी सेवा करने का मौका मिले तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या? क्या ये कोई समस्या है? वे सच में रिश्तेदार रहे होंगे। गार्ड कैप्टन भी गैबिल जितनी ही अजीब थी। गैबिल के ज्यादातर अपने नौकर अपने मालिक के प्रति ज्यादा वफादार थे, लेकिन उनमें से कुछ रॉयल गार्ड भी थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके कैप्टन के कहने पर। ठीक है, अगर वे सोई की मदद करना चाहते हैं तो करने दो, मुझे लगता है। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं उससे बात कर सकता हूँ, लेकिन वो ज्यादातर एक सीक्रेट एजेंट है, तुम्हें पता है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मदद कर पाओगे? ओह जरूर, इस बिगड़े हुए बच्चे के उलट मुझ में बहुत हिम्मत है। क्या? मैं यहाँ इतनी देर से बैठा हूँ और तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ, तुम मुझे डांट नहीं सकती छोटी लड़की। तो रिश्ता बहुत अच्छा नहीं था, या ये उन मामलों में से है जहाँ वे लड़ते हैं क्योंकि वे प्यार करते हैं? गार्ड कैप्टन को जरूर बुरा लगा होगा जब गैबिल ने तख्ता पलट किया तो उसे भी पकड़ लिया गया। उसे बस उसे अकेला छोड़ देना चाहिए था। ये ऐसी कहानी नहीं थी जिसमें मैं शामिल होना चाहता था।
इसलिए मैं नहीं हुआ। हालांकि बाद में मैंने जो कहानी सुनी उसके अनुसार इसका एक और कारण था। ऐसा लगता है कि एबिल ने गैबिल की चिंता में उससे उस पर नजर रखने के लिए कहा था, इसलिए उनके ग्रुप के लिए छिपकर यात्रा करना बेहतर था। उसके कामों के आधार पर छिपकली आदमी का सरदार उसे वापस लाने के लिए तैयार था, लेकिन यह सब गैबिल से छिपा कर रखा गया था। अगर किसी ने उसे बताया होता तो वो तुरंत हवा में उड़ने लगता। बेहतर है कि उसे दुख महसूस करने दिया जाए, कुछ देर और कोशिश करो। तो अब हमारे पास अपनी तरफ एक छोटी छिपकली जैसे इंसानों की टीम थी। और हाँ, अगर वे मेरे साथ काम करने वाले हैं तो शायद उन्हें कुछ नामों की जरूरत पड़ेगी। बेनीमारू ने उस समय मुझे बिना सोचे समझे नाम रखने से मना नहीं किया था, इसलिए मैं अभी भी इस बारे में काफी आजाद था। थोड़ी सी जानकारी या उसकी कमी खतरनाक हो सकती है। मैंने गार्ड कैप्टन से शुरुआत की। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम सोई की सेवा करने जा रही हो तो शायद सो का नाम ठीक रहेगा। उसके साथ 4 गार्ड थे, 2 महिलाएं और 2 पुरुष। उनके लिए मैंने तोका, सैका, नानसो और होकसो नाम रखे। हर किसी को उनके नाम में एक मुख्य दिशा मिली, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, इस क्रम में। इसमें मैंने महिलाओं के नामों में का यानी फूल और पुरुषों के नामों में सो यानी भाला जोड़ा। इसका कोई खास मतलब नहीं था, बस अच्छा लगा। जैसे ही मैंने काम पूरा किया, इवोल्यूशन शुरू हो गया। गैबिल देख रहा था, साफ तौर पर जल रहा था, लेकिन उसका पहले से ही एक नाम था और मुझे दूसरा नाम जोड़ने का कोई कारण नहीं दिखा। मैं उसके पास से गुजरते हुए कहा, इतना जलन करना बंद करो, गैबिल एक काफी अच्छा नाम है, क्या तुम सहमत नहीं हो? लेकिन इससे पहले कि मैं पूरी तरह से उसके पास से गुजरा, मुझे अचानक अपनी एनर्जी कम होती महसूस हुई। अरे वाह, क्या मैंने वही किया जो मुझे लगता है कि मैंने किया? मैं मुड़ा। अब गैबिल सीधे मेरी तरफ देख रहा था, आंखें चमक रही थीं, उसका शरीर पहले से ही चमकने लगा था। रुको, क्या ये इवोल्यूशन है? इस तरह मैंने अनजाने में गैबिल का नाम गैबिल रख दिया। मुझे नहीं पता था कि आप उन्हें इस तरह से ओवरराइड कर सकते हैं। शायद ये तथ्य कि उसका मूल नाम रखने वाला मर चुका था, इसका मतलब था कि वेवलेंथ मेरे साथ अलाइन हो गई थी, या कुछ और। मुझे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन किसी भी तरह मैंने उसका नाम रखा। मैं उम्मीद कर रहा था कि वो अपने अपराधों पर थोड़ी देर और सोचेगा, लेकिन जो हुआ सो हुआ। शायद मैं उसे गोबट्टा के नक्शे कदम पर चलने के लिए कह सकता हूँ और उसे हाकुरों के हाथों नर्क दिखा सकता हूँ। नहीं तो ये नया एवोल्यूशन उसे पहले से ज्यादा आत्मकेंद्रित और चिड़चिड़ा बना देगा। उसे बाद में निश्चित रूप से कोई काम देना होगा, मैंने सोचा जैसे ही मैं अपने अब जाने पहचाने नींद के मोड में चला गया। अगले दिन मैंने बाकी 100 छिपकली जैसे इंसानों के नाम रखने शुरू किए। मैंने अपने रुके हुए समय में नाम सोचने में बिताया था, ज्यादातर अल्फाबेट के रैंडम टुकड़ों को जोड़कर। छिपकली जैसे ऊंचे लेवल के मॉन्स्टर थे, मुझे उनमें से 20 के बाद ब्रेक लेना पड़ा। इस तरह पूरी प्रक्रिया में 5 दिन लगे। अब वे सब ड्रैगनयूट बन गए थे। एक ड्रैगनयूट को ड्रैगन के खून वाले एक तरह के आधे इंसान के रूप में क्लासिफाई किया गया था। हैरानी की बात है, आप नर और मादा को बहुत आसानी से अलग पहचान सकते थे। नर छिपकली जैसे इंसानों से ज्यादा अलग नहीं दिखते थे, सिवाय ड्रैगन जैसे पंखों, सींगों और ज्यादा मजबूत खाल के। सबसे बड़ा अंतर उन खालों के रंग में था, जो हरे काले से बैंगनी रंग में बदल जाता था। वहीं मादाएं लगभग इंसानों जैसी दिखती थी, बल्कि काफी सुंदर भी। हालांकि उनके पास वे ड्रैगन के सींग और पंख थे, और ड्रैगनयूट्स की स्केलिफाई स्किल से वे किसी भी समय अपनी त्वचा को चमड़े जैसी खाल में बदल सकती थी, या फिर पूरी तरह से इंसानों जैसी दिख सकती थी। ये असल में मेरे यूनिवर्सल शेप शिफ्ट जैसा था, लेकिन ये बुरा था कि वे 100% इंसानों जैसे नहीं दिख सकते थे। शायद प्रैक्टिस से। मुझे लगता है कि नर को इंसानों जैसा दिखने में मादाओं से कम दिलचस्पी थी, लेकिन इंसानी राज्यों में अंडरकवर ऑपरेशन करते समय ये स्किल बहुत कीमती होगी। बदलाव ने न सिर्फ उनके रूप को बल्कि उनकी ताकत को भी प्रभावित किया। उनके पहले से ही मजबूत शरीर ठोस, सुरक्षात्मक ड्रैगन स्केल से ढक जाते थे, जो अपने आप एक मल्टीलेयर बैरियर बनाते थे, जो उन्हें हाथापाई और जादुई हमलों से बचाता था। ड्रैगनयूट्स के पास रेजिस्ट मैजिक भी था, जिसका पता मुझे तब चला जब मेरी ग्लटन स्केल के रिसीव हिस्से ने मुझे ये दिया। इससे मुझे पछतावा हुआ कि मैंने उन्हें मल्टीलेयर बैरियर देने में इतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे इस डील से कुछ मिला। शायद मैंने उन्हें कुछ और स्किल्स भी दी, लेकिन वे क्या थीं ये हम बाद में पता लगाएंगे। मुझे इस बात से थोड़ी चिढ़ हुई कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता था, जब तक कि मैं जानबूझकर ग्लटन एक्सेस से किसी स्किल को रोक न दूं। जो ठीक था, लेकिन मैं सोचने लगा था कि गैबिल किस तरह की डिफेंसिव स्किल्स का इस्तेमाल करता है। एक्सपेरिमेंट का समय। इंसानी रूप में बदलकर मैंने बेरहमी से उस पर जादू की एक गेंद फेंकी, एक स्किल जो मैंने अभी सीखी थी।
ये तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा, थोड़ा हैरान होकर जब वो कई गज दूर जा गिरा। तुम बेवकूफ, मैंने उस पर थूका, जिससे वो मुझे खाली आंखों से देखने लगा। मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की पीठ में छुरा घोंपने की सजा दे रहा हूं, और याद रखना, मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा। ये उसके लिए मेरी चेतावनी थी कि वो मेरे साथ खिलवाड़ न करे, लेकिन मुझे लगा कि ये ज़रूरी था ताकि ये साफ हो जाए कि मैं अब और कोई धोखा बर्दाश्त नहीं करूंगा। बस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा और जोड़ा, लेकिन मैंने उसे इसके बारे में नहीं बताया। गैबिल ने इसे काफ़ी अच्छे से मान लिया। वो पक्का बेवकूफ़ था, लेकिन मैं इस वजह से उससे नफरत नहीं कर सकता था। वो गोप्टा को कड़ी टक्कर देता। वैसे जादू की गेंद का उस पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। मैंने बस उसे ऐसे ही कैजुअली फायर किया, तो मुझे लगा कि ये मेरे पूरी ताकत से मुक्का मारने से लगभग 5 गुना ज़्यादा ताकतवर था। लेकिन खैर, शायद वो दर्द महसूस करने के लिए बहुत बेवकूफ़ है, या उसने मेरी कैंसल पीन स्किल विरासत में पाली है। मैंने कहीं पढ़ा था कि डायनासोर भी दर्द के प्रति काफ़ी सुस्त होते थे, और शायद ये बात इस प्रजाति पर भी लागू होती है। किसी भी तरह मैंने उसे अपनी बात साफ कर दी थी, और मुझे लगता है कि गैबिल इससे ठीक था। तो सच में गैबिल काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया था। एक C+ लिजर्ड मैन से सीधे B रैंक का ड्रैगन न्यूट। उसने अपने पिछले योद्धा के तौर पर अपनी सभी स्किल्स बरकरार रखी थीं, लेकिन अब वे सभी बिना किसी शक के कहीं ज़्यादा शक्तिशाली थीं। लेकिन ये कोई आम लिजर्ड मैन नहीं थे, जैसा कि पता चला। सोका अब A- थी, उसकी बाकी टीम B+ रैंक की थी, और गैबिल ने दीवार तोड़कर A लेवल हासिल कर लिया था। अब वो गैलम्यूट का सामना कर सकता था और उसे हराने का मौका मिल सकता था। सही ट्रेनिंग से वे और भी मजबूत हो सकते थे, हालांकि ओगर मेजेस के लेवल तक नहीं। मैंने सोचा कि मैं हाकुरों से गैबिल के प्रैक्टिस सेशन पर खास ध्यान देने के लिए कहूँगा। मैंने रॉयल गार्ड को सोई से मिलवाया और उन्हें उसके हवाले कर दिया। उसकी देखरेख में वे सभी जल्द ही टैलेंटेड निंजा बन सकते थे। आखिर वो कभी भी दया दिखाने वाला नहीं था। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, सोका और उसकी टीम तुरंत सोई की तरफ बढ़ी। क्या मैं उनका इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकता हूँ? सोई ने उन्हें ऐसे देखते हुए मुझसे कन्फर्म किया, जैसे हिरन हेडलाइट्स में फंस गया हो। उसकी आवाज़ ठंडी थी, इतनी कि मुझे और भी डर लगा, लेकिन शाही गार्ड्स को ज़रा भी बुरा नहीं लगा। वे सोई से बहुत इम्प्रेस थे और बेसब्री से मेरे इशारे का इंतज़ार कर रहे थे। ज़रूर, मैंने जवाब दिया। आगे बढ़ो सोई, उन्हें जैसे चाहो वैसे ट्रेन करो सोई। जैसा आप चाहें श्री रिमुरु, उसने जवाब दिया और औपचारिक रूप से रिक्वेस्ट मान ली। सोका के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। मुझे सच में समझ नहीं आया कि क्यों, लेकिन अगर वे सब इससे खुश थे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। अब मुझे गैबिल और उसके ग्रुप से निपटना था। सोई का सोका और शाही गार्ड पर काफ़ी कंट्रोल था, लेकिन गैबिल का ग्रुप पूरी तरह से मेरी प्रॉब्लम थी। अब वे मेरी सेना थे, इसलिए मुझे उन्हें कुछ काम देना था, लेकिन उससे पहले उन्हें सेटल करना पहली चीज़ थी। खाना प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कपड़े और रहने की जगह प्रॉब्लम थी। उनके पास जो एकमात्र कवच था वो आधा टूटा हुआ स्केल मेल था। वे भाले से लैस थे, लेकिन उनकी नोकें टूटी और खरोचे वाली थीं, जिससे वे लगभग बेकार थे। मैंने काइजिन, जो हमारे प्रोडक्शन के असली मंत्री थे, उनसे कहा कि वे जल्द से जल्द उनके लिए कुछ नया सामान तैयार करें। उनकी स्थिति को देखते हुए प्राकृतिक आवास, पानी के पास की कोई जगह उनके लिए रहने के लिए अच्छी होगी। लेकिन हमारे पास बस पास बहने वाली नदी थी, और मुझे सिर्फ 100 लोगों के लिए नदी के किनारे एक नई बस्ती बनाने का मन नहीं कर रहा था। फिर जैसे मेरे दिमाग में बत्ती जली, मुझे भूमिगत झील याद आई, वो जगह जहां वेल्डोरा रहता था, जिसे मैंने अपने स्किल्स के लिए एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया था। मैंने सोचा वो जगह काफ़ी बड़ी होगी। ज़्यादा लोग एंट्रेंस पर सील किए गए दरवाजे से अंदर नहीं जा सकते थे, और सोने की जगह के तौर पर वो गैबिल और उसके साथियों के लिए एकदम सही होगी। रोशनी की कमी एक समस्या हो सकती है, लेकिन मैं उन्हें मैजिक सेंस सिखा सकता हूँ और बाकी वे खुद मैनेज कर लेंगे। जब मैं पहली बार झील के पास गया था तो वो मैजिक्यूल से इतनी भरी हुई थी कि उसमें मछलियाँ भी जिंदा नहीं रह सकती थीं। तब से वो काफ़ी कम हो गया था, शायद इतना कि एक B ग्रेड का मॉन्स्टर भी मुश्किल से उसे झेल पाए। मुझे उम्मीद थी कि हम उस मैजिक का इस्तेमाल करके कुछ और हिप्पोकुटे जड़ी बूटियाँ उगा सकते हैं, जो ड्रैगन यूथ्स के लिए एकदम सही काम होगा। रहने की जगह और काम, बस ऐसे ही एक तीर से 2 निशाने। मेरी आखिरी चिंता ये थी कि क्या वे गुफा के अंदर और बाहर निकलने के लिए काफ़ी मजबूत होंगे। गैबिल A रैंक के इलाके में था, वहां उसे कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन B ग्रेड के ड्रैगन यूथ योद्धाओं को अभी भी कई ऐसे मॉन्स्टर्स मिलेंगे जिनसे उन्हें परेशानी होगी। B+ रैंक के शैतान सेंटिपीड्स बहुत ताकतवर थे।
अगर मैं उन्हें वहां भेज देता और वे मॉन्स्टर्स का शिकार बन जाते तो मुझे जरूर बुरा लगता। समझ गया। सिंपल रैंकिंग के हिसाब से शैतान सेंटिपीड्स उनसे बेहतर होंगे, लेकिन अगर 5 या ज्यादा ड्रैगनन्यूट फाइटर्स मिलकर काम करें तो जीत आसानी से मिल सकती है। ये उनके मौजूदा हथियारों के सेट का यूज करके कैलकुलेट किया गया था, इसलिए जब उनके पास बेहतर गियर होंगे तो इससे उनके जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। हीलिंग पोशन साथ होने पर किसी के मरने की संभावना बहुत कम होगी। ऋषि ने बिल्कुल सही सलाह दी। ड्रैगन यूथ्स के पास पंख और उड़ने की क्षमता थी। शैतान सेंटिपीड्स मजबूत थे, यस, लेकिन जाहिर है कि हवाई अटैक के सामने कमजोर थे। कनखर पूड़े की ब्रेथ से सावधान रहना होगा, लेकिन मल्टीलेयर बैरियर से किसी को भी गंभीर चोट नहीं लगेगी। इसलिए उनकी काबिलियत पर भरोसा करके मैंने औपचारिक रूप से गैबल की टीम को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। गैबल, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लोग मेरे लिए गुफा में हिप्पोकुटे जड़ी बूटियां उगाएं। हम पर छोड़ दीजिए सर। उसकी आंखें नम हो गईं और उसका दिल भावनाओं से भर गया। मैं गैबल, आपके लिए जी जान लगा दूंगा। बहुत बढ़िया, मैं यही करूंगा। वो काफी मोटिवेटेड लग रहा है। उनके गुफा में रहने से वे गार्ड का काम भी कर सकते हैं। मुझे हर समय गुफा को लेकर इतना सावधान नहीं रहना पड़ेगा जैसा मैं अभी रहता हूँ। मैंने ये भी पक्का किया कि वे गुफा में तब तक काम न करें जब तक कि वे 5 या ज्यादा लोगों के ग्रुप में न हों। ये उनकी ट्रेनिंग के लिए भी फायदेमंद होगा। आखिर में मैंने हर किसी को हीलिंग पोशन का अच्छा खासा स्टॉक दिया ताकि उन्हें अपने काम के लिए मोटिवेशन मिले। उन्हें ज़रूरत पड़ने पर इसे इस्तेमाल करने की इजाज़त थी। अगर वे अचानक पकड़े भी जाते और उन्हें गंभीर चोट लगती तो भी ये उन्हें खतरे से बचा लेता। गैबल और उसकी टीम को 1 महीने या उसके बाद चीज़ें समझ में आने लगी। वे बिना किसी पर्सनल खतरे के गुफा में आराम से घूम सकते थे। गार्म और कुरोबे के नए हथियारों और कवच के साथ उनकी ताकत पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो गई थी। मैं बस उन्हें देखने के लिए नीचे गया था, लेकिन सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। अंधेरे में उनकी आंखें उनके किसी काम की नहीं थी, लेकिन मैजिक सेंस और सेंस हीट सोर्स उन्हें सुरक्षित रूप से सिखाए जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने 5-5 की टीमें बनाई थी, जिसमें 3 टीमें हर समय एक साथ काम करती थीं और थॉट कम्युनिकेशन से एक दूसरे के संपर्क में रहती थीं। जब भी कोई मुसीबत आती वे जल्दी से जवाब दे सकते थे। जब लीडरशिप स्किल की बात आती थी तो कम से कम गैबल जन्मजात जीनियस था। वे गुफाओं की जिंदगी के इतने जल्दी आदी हो गए जितना मैंने सोचा भी नहीं था, और ऐसे माहौल में रहना जहां लड़ाई लगभग लगातार होती रहती थी, उससे उनका अनुभव और ताकत बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनमें से 5 एक साथ मिलकर बिना पोषण पर निर्भर हुए एक शैतान कनखजूरे को रोक सकते थे। वे इससे ज्यादा भरोसेमंद नहीं हो सकते थे। उन्हें गॉब्लिन राइडर्स के साथ नकली लड़ाई करवाना मजेदार हो सकता है। एक स्टार वुल्फ अकेले B रैंक का था, लेकिन उसकी पीठ पर एक अनुभवी हॉब गॉब्लिन होने पर आप उसमें एक प्लस साइन जोड़ सकते थे। वे इस समय एक अनुभवी यूनिट थे, इसलिए गॉब्लिन राइडर्स शायद उनसे ऊपर भी हो सकते थे। लेकिन उड़ने के फायदे के साथ मुझे लगा कि ड्रैगन न्यूट्स एक आश्चर्यजनक रूप से कड़ी टक्कर दे सकते हैं। जब मैं ड्रैगन न्यूट्स की ग्रोथ देख रहा था तो मेरे मन में इसी तरह की बातें आ रही थीं। अब गैदल की टीम हिप्पोकुटे उगाने में लगी हुई थी। लगभग 10 लोग, जिन्हें गुफा गश्त की ड्यूटी से छुट्टी मिल गई थी, जड़ी बूटियों के विकास को देख रहे थे और अलग अलग इलाकों में अपने बागवानी के तरीके बदल रहे थे ताकि ये देखा जा सके कि कौन सा तरीका सबसे अच्छी क्वालिटी पैदा करता है। प्लान ये था कि जो भी सबसे अच्छा काम करेगा उसी के साथ आगे बढ़ा जाएगा। फिर मैं उससे रिकवरी पोशन बना सकता था, उसे बेच सकता था और कुछ बहुत ज़रूरी विदेशी मुद्रा कमा सकता था। ये एक तरीका था जिससे मैंने सोचा कि इंसानी समाज को देखने जाने से पहले मैं कुछ पैसे कमा सकता हूँ। मैंने गैबल को बुलाया। ठीक है, कैसा चल रहा है? हे, मुझे बहुत खुशी है कि आपने पूछा। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। देखो, हमारी मेहनत का फल। उसने मुझे कुछ खरपतवार दिए। हाँ, खरपतवार। मैंने उसे एक नज़र देखा, फिर उसे डार्क थंडर का स्वाद चखाया। ओह, चिंता मत करो, वो मरेगा नहीं। अब मैं इसकी तीव्रता को बिल्कुल ठीक से एडजस्ट कर सकता हूँ। ये किस लिए था सर? मैंने क्या किया? तुम बेवकूफ़, ये सिर्फ खरपतवार हैं। तुम वहाँ नीचे क्या उगा रहे हो? क्या? 1000 माफ़ी। मैं गैबल शायद खुद को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहा हूँ। ये सिर्फ थोड़ी सी जल्दबाजी से नहीं होता। उफ़,
क्या तुम ज्यादा सावधान नहीं रह सकते? मैजिक्यूल्स की उस घनी झील के साथ उसके चारों ओर खरपतवार उगाना अपने आप में एक कमाल है। हमारी बातचीत कभी कभी तनावपूर्ण हो जाती थी, लेकिन सच में ये ज्यादातर प्लान के हिसाब से ही चल रहा था। हिप्पोकूटे एक दुर्लभ पौधा था और ड्रैगन न्यूट्स सच में लगातार तरक्की कर रहे थे। एक तरह से सबसे मुश्किल काम गैबिल को जड़ी बूटियों और आम खरपतवार के बीच का अंतर सिखाना था, लेकिन ये इतना आसान नहीं हो सकता था। इस काम के लिए देखने के बजाय पूरी तरह से छूने पर निर्भर रहना था। मेरे पास काम करने के लिए अपनी एनालिसिस स्किल्स थीं, लेकिन गैबिल और उसकी टीम के पास ऐसा कुछ भी सुविधाजनक नहीं था। सिर्फ अनुभव ही इस कमी को पूरा कर सकता था और इसमें जल्दबाजी करने की कोशिश करना बेकार था। अगर वहां नीचे कुछ रोशनी होती तो अच्छा होता, लेकिन हम इस समस्या से बाद में निपट सकते हैं। गैबिल अपनी तरफ से आजकल गुफाओं के असली मालिक की तरह काम करता था। ऐसे घूमता था जैसे वो जगह उसी की हो। उसे देखते ही राक्षस भाग जाते थे और गैबिल के कुछ पर्सनल साथी तो अकेले एक दुष्ट कनखजूरे को भी मार सकते थे। गुफा का कुछ हिस्सा अब उनका इलाका था। मैं प्रभावित था, लेकिन मैंने उसे कोई तारीफ नहीं की। ये सीधे उसके सर पर चढ़ जाता और फिर वो कुछ गड़बड़ कर देता। एक तरह से मेरी तरह ही। एक जैसे लोग एक दूसरे को पहचानते हैं, इसलिए मैंने उस पर भरोसा किया कि वो आगे बढ़कर वो काम करेगा जो मैंने उसे सौंपा था। हम अभी भी खेती में बिजी थे, लेकिन एक बार जब वो पटरी पर आ जाएगा तो हमें अगली बार मिक्सिंग के बारे में सोचना होगा। मैं अपनी स्किल से बहुत सारा पोषण बना सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मुझे एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो मेरे बिना ये सब बना सके। मैं एक ऐसा शहर नहीं बनाना चाहता था जो मेरे आसपास ना होने पर कुछ भी करने में सक्षम ना हो। तुम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकते हो, इसलिए मुझे कम से कम एक पक्की सफलता दो। खुद से सोचते हुए मैं गुफा से बाहर निकल आया। ड्रैगन न्यूट्स अब अच्छी तरह से बस गए थे और गैबिल और बाकी लोग अपने साथी शहरवासियों के साथ जिंदगी के पूरी तरह से आदी हो गए थे। शांति भरे दिनों की एक लंबी श्रृंखला चली। शांति जैसा कुछ नहीं, मैंने खुशी खुशी सोचा जब शियोन मुझे गोद में लेकर घूम रही थी। चलते समय उसके स्तन एक स्थिर लय में मेरे शरीर से टकरा रहे थे। बोंग 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 बोंग। ओह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बस खुद को और भी आलसी विचारों में डूबने दे रहा था जब, सर रिमुरु, हमारे पास एक इमरजेंसी है। कई 100 पंखों वाले घोड़े शहर की तरफ आ रहे हैं। सोई ने मुझे थॉट कम्युनिकेशन के जरिए एक ठंडा सीधे मुद्दे पर मैसेज भेजा। शियोन, ये एक इमरजेंसी है। मैं बेनीमारू और हाकुरो को बुलाऊंगा, इसलिए रिगार्ड से मेरे लिए शहर वालों को अलर्ट करवा दो। ठीक है। उसने मुझे नीचे उतारा, फिर तेजी से भाग गई। थॉट कम्युनिकेशन पूरे शहर में मैसेज भेजने के लिए काफ़ी नहीं था। हमें सभी को पब्लिक स्क्वायर पर इकट्ठा करने के लिए एक खास अलार्म बंटी बजानी थी। मैंने ओगर मेजेस के साथ स्थिति पर बात की, फिर अपना ध्यान आसमान की तरफ किया और अपनी मैजिक सेंस को पूरी तरह से बढ़ा दिया। इससे मुझे ड्वार्फ किंगडम से कुछ आते हुए महसूस हुआ। लगभग 1000 की एक फोर्स, कोई भी अकेला ए रैंक का नहीं है, या मुझे कहना चाहिए अकेला राइडर और माउंट के तौर पर ए रैंक का। रुको, उनके पास उड़ने वाले घोड़ों पर नाइट्स थे। ये जरूर एक अच्छी तरह से ट्रेन्ड फोर्स होगी, चाहे वे कोई भी हों। समझ गया। एनालिसिस और असेस का इस्तेमाल करके मैंने नाइट्स की रैंक A- तय की है। उनके उड़ने वाले माउंट्स को भी A- रैंक दिया गया है। हालांकि उनके दिमाग इस हद तक सिंक्रोनाइज्ड है कि हर एक को एक ही जीव माना जा सकता है, जिसकी रैंक शायद A से थोड़ी ज्यादा हो। ठीक है, तो हम 500 घुड़सवार नाइट्स यानी A रैंक की कैवलरी की बात कर रहे हैं। जैसा कि ग्रेट सेज ने कहा, हमारी सभी फोर्स को एक साथ मिलाने के बाद भी हम इससे निपट नहीं सकते थे। हर एक घुड़सवार नाइट को अलग अलग आंकने पर वो गैबिल से कमजोर लग रहे थे जब उसने अभी अभी A रैंक हासिल की थी। लेकिन अगर वे तीन उस ड्रैगन न्यूट को घेर लें तो मुझे शक है कि उसके पास कोई मौका होगा। एक तरह से ये हमारे दरवाजे पर 2 लाख ऑर्क से भी बड़ा खतरा था। शियोन शुना के साथ वापस आई और बेनीमारू और हाकुरो भी उसी समय पहुंचे। सोई भी किसी तरह मेरे पीछे आ गया था। गेल्ड हाई ऑक्स को बुलाने में व्यस्त था, जो फिलहाल जंगल में कंस्ट्रक्शन और रिसोर्स इकट्ठा करने का काम संभाल रहे थे। वे इधर उधर भाग रहा था, अपने लड़ाई के इक्विपमेंट को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे शक है कि इनमें से कुछ भी समय पर हो पाएगा। C+ हाई ऑक्स की फोर्स को तो जमीन पर ही रौंद दिया जाएगा। आपके आदेश सर रिमुरु? मेरे आदेश? वेल, हमें नहीं पता कि वे कौन हैं और वे क्या चाहते हैं। अगर हम उनसे लड़ेंगे तो ये हारने वाली लड़ाई होगी और मैं इससे बचना चाहूंगा, लेकिन समझ गया। आगे बढ़ने वाली सेना का ठिकाना बिना किसी शक के यही इलाका है। वे सीधी लाइन में हमारी तरफ आ रहे हैं। मुझे ये जानने के लिए सेज की कमेंट्री की ज़रूरत नहीं थी कि चुपचाप बैठे रहना और ये उम्मीद करना कि सब ठीक हो जाएगा काम नहीं करेगा। ये कोई समस्या नहीं है, हमें बस उन सबको हराना है।
शियॉन ने आशावादी होकर चिल्लाया, जिससे मेरे निराशावादी विचार दूर हो गए। मैं उसे बेवकूफ़ कहना चाहता था, लेकिन मुझे शक है कि वो समझ पाएगी कि क्यों। जीत के बारे में हम दोनों की परिभाषाएं अलग अलग थीं। अगर हम 500 लोगों की इस टीम को ख़त्म करने के लिए जितने भी बलिदान देना चाहें दे सकते, तो चीज़ें आसान हो जातीं। अगर आप मुझसे पूछते कि क्या ये संभव था या नहीं, तो हाँ, ये था। लेकिन अगर आप आम नागरिकों की मौत से बचना चाहते हैं, तो मुझे ये मानना पड़ा कि ये असंभव था। सेज की गणना के अनुसार बचने का सबसे अच्छा मौका तब था जब हम सब तुरंत दूसरी दिशा में भाग जाते। इससे जाहिर है लगभग 90% बचने की दर मिलती। सामने से जवाबी हमला करने से हम में से आधे लोग मारे जाते, और जैसा कि सेज ने कहा, सिर्फ किस्मत ही तय करती कि मैं या जादू से पैदा हुए लोग बच पाते या नहीं। और ये तब था जब हम अपनी पूरी ताकत से लड़ते। उन्हें हराना, जैसा कि शियॉन चाहती थी, ऐसा शब्द नहीं था जिसे मैं इस्तेमाल करना चाहता था। किसी भी तरह से हम लोगों को खो देते। मेरे लिए जिस पल दुश्मनी शुरू होती, हम पहले ही हार चुके होते। शहर को नुकसान, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मैं व्यक्तिगत चोटों के बारे में सोच भी नहीं सकता था। इसीलिए मैं लड़ाई से बचना चाहता था, अगर और कुछ नहीं तो। ठीक है, जो होगा सो होगा। अगर ये लड़ाई में बदलता है, तो हमारी पहली प्राथमिकता हमारे निवासियों को निकालना है। हम ऐसा करने के लिए समय निकालेंगे। ठीक है, और सच में एक बार जब हम इसके बीच में होंगे तो ये एक आसान जीत हो सकती है। मैं जादुई सहायता संभालूंगा। हे, मेरी लंबी तलवार खून की प्यासी है। मैं यहाँ सिर्फ आपकी सेवा के लिए हूँ, रीमुरु। ये देखकर अच्छा लगा कि हमेशा की तरह गैंग इसमें शामिल था। मैंने हाकुरो और कुरोबे को निर्देश दिया कि अगर हमें लोगों को निकालना पड़े तो वे अपनी जगह पर रहें। अब जब रिगर्ड यहाँ था तो मैंने उसे सब कुछ समझाया और उसे आदेश दिया कि अगर हम अपने दुश्मनों से बात करके मामला सुलझाने में नाकाम रहते हैं तो वो शहर के बाहर गेल्ड की टीम के साथ फिर से इकट्ठा हो जाए। एक सेकंड रुको, मैंने ग्रुप में किसी को बड़बड़ाते हुए सुना। आवाज़ की तरफ मुड़कर मैंने देखा कि काइजन सोच में डूबा हुआ था। क्या हुआ काइजन? खैर, अगर ये फ्लाइंग नाइट्स हैं तो मैंने बोनो के राजा की सीधे कंट्रोल में एक टॉप सीक्रेट फोर्स के बारे में अफवाहें सुनी हैं। बस अफवाहें, लेकिन हाँ, मुझे लगा था कि बोनो के राज्य की सेना में सिर्फ हैवी इन्फेंट्री और हाई पावर्ड मैजिक कोर हैं, और तुम एक पूर्व मिलिट्री अफसर हो, तुम्हें किस तरह की टॉप सीक्रेट फोर्स के बारे में नहीं पता होगा? हाँ, खैर, अफवाहें कुछ रिटायर्ड बूढ़े जनरलों से आई थीं। मेरा मतलब है, हाँ, हम अफसर थे, लेकिन हम अभी भी जवान थे। मैं सच में उन लोगों पर हुक्म नहीं चला सकता था जिनके पास मुझसे कई सदियों ज्यादा अनुभव था। काइजन ने मुंह बनाते हुए समझाया। तो जैसा मैंने सोचा था, मिलिट्री में सबसे ऊपर मौजूद लंबे समय तक जीने वाले ज्यादा शराब पीने वाले बोनो का फोर्स पर अभी भी काफी ज्यादा असर था। इसमें कोई शक नहीं कि अफवाहें उन्हीं से किसी भी सराय से फैलनी शुरू हुई होंगी। अच्छी शराब किसी की भी जुबान खुलवा सकती है। काइजन के अनुसार राजा की ये टॉप सीक्रेट पर्सनल सेना 7 आधिकारिक सेनाओं से अलग पेगासस नाइट्स के नाम से जानी जाती थी। जिन पंखों वाले घोड़ों पर वे उड़ते हैं वो आमतौर पर सी रैंक के जादुई जानवर होते हैं। ड्वॉर्गन उनकी उड़ने की स्किल्स के लिए पाल रहा है। आपको प्रकृति में बहुत ज्यादा A- वाले नहीं मिलेंगे। मुझे लगता है कि अफवाहें सच थीं, है ना? काइजन की बात सही लग रही थी। जो भी उन जीवों को इतने शानदार तरीके से अपग्रेड कर सकता था, उसे कड़ी गोपनीयता में रखा गया होगा। यहाँ तक कि एक पूर्व अफसर ने भी आधी अधूरी अफवाहें ही सुनी होंगी। तो क्या यही वो चीज़ थी जिससे हमें निपटना था? काइजन, अगर तुम्हारी बात सच है तो क्या तुम्हें लगता है कि बोनो का राजा खुद उनमें से हो सकता है? शायद। राजा गैज़ल आजकल शाही महल से लगभग कभी बाहर नहीं निकलते, लेकिन अपने सुनहरे दिनों में उन्हें एक हीरो के तौर पर सराहा गया था। अगर उन्हें ज़रूरी लगा तो उनके लिए इस तरह की फोर्स का पर्सनली नेतृत्व करना असंभव नहीं होगा। क्या तुम कोई कारण सोच सकते हो कि वो ऐसा क्यों करेगा? ठीक है, शायद ऑक लॉर्ड की वजह से, लेकिन अब वो सब ठीक हो गया है। हाँ, ऑक लॉर्ड? हे रिगर्ड, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? यस माय लॉर्ड। मैंने कबाल और उसकी पार्टी को कहा था कि वे अपने साथी एडवेंचरर्स के बीच कुछ अफवाहें फैलाएं, लेकिन क्या हमने उन्हें कभी बताया कि ये सब खत्म हो गया है? ओह याद, मैं भूल गया। बेहतर होगा कि उन्हें एक मैसेज भेज दूं। मैं इस गलती के लिए माफ़ी चाहता हूं सर। ये सिर्फ रिगर्ड की गलती नहीं थी, मैं भी भूल गया था, इसीलिए हम दोनों बराबर थे। मैं सोई के जरिए पलक झपकने में मैसेज पहुंचा सकता था, इसीलिए मुझे ये कोई बड़ी गलती नहीं लगी। और हालांकि मैं चाहता था कि सोई जल्द से जल्द ये काम करे, लेकिन मुझे पहले अपने नए मेहमानों से निपटना था। क्या तुम्हें लगता है कि बोनो के राजा ने इसके बारे में सुना और मदद करने आए?
काइजिन बहुत ज्यादा आशावादी था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। लेकिन जिस चीज के बारे में हमें पता नहीं था उसके बारे में अंदाजा लगाने का कोई फायदा नहीं था, इसीलिए मैंने बात खत्म कर दी। हम बस इन बिन बुलाए मेहमानों का इंतजार कर रहे थे और आपस में बहस कर रहे थे कि अगर सबसे बुला हुआ तो क्या करना है। शहर के ऊपर पंखों वाले घोड़ों का एक झुंड उड़ रहा था। जब हम इंतजार कर रहे थे तो वे हमें तिरछी नजरों से देख रहे थे। मैंने उन्हें देखा। वे शहर के एयर स्पेस में कुछ देर चक्कर लगाने के बाद उसकी सीमाओं के ठीक बाहर एक खुले मैदान में उतर गए। हमारे शहर में भी कुछ खुली जगह थी, जैसे कि वे इलाके जहां हमने अपनी ज्यादातर सेंट्रल फैसिलिटी बनाने का प्लान किया था, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने शिष्टाचार के नाते तुरंत शहर में लैंड नहीं किया। अगर कोई देश दूसरे देश के साथ ऐसा करे तो ये तो लगभग युद्ध की घोषणा हो जाएगी, है ना? हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून शायद मॉन्स्टर्स पर लागू नहीं होते हैं, और मुझे तो ये भी पक्का नहीं था कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज मौजूद भी है या नहीं। इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हमारे पास इस बात का कंफर्मेशन है कि ड्वार्फ राजा ही इस ग्रुप को लीड कर रहा है। ये थोड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण बात थी, और साथ ही ये तसल्ली भी थी कि वो पहली नजर में हम पर हमला नहीं करना चाहता था। अगर वो हमें दुश्मन समझता तो बिना किसी हिचक के हमला कर देता। शायद काइजिन सही था। क्या ये सिर्फ मदद के लिए आए हैं या कुछ और? लेकिन अगर ये एक अंडरकवर फोर्स है तो ऐसा नहीं हो सकता, और अगर राजा खुद मैदान में है तब भी नहीं। निकासी का काम हाकुरो, कुरोबे और गोब्टा को सौंपकर मैं उनसे मिलने शहर से बाहर निकल गया। मेरे साथ रिगर्ड भी था, जिसने जोर दिया कि बाहरी दुनिया के साथ बातचीत उसके अधिकार क्षेत्र में आती है, ये मानते हुए कि हमारे पास बातचीत करने की कोई गुंजाइश है। जाहिर है काइजिन और तीनों ड्वार्फ भी मेरे साथ थे। शहर के बाहर मैदान में नाइट साफ सुथरी कतारों में खड़े थे। सबसे आगे एक ऐसा था जिसकी मौजूदगी का असर उन सब पर हावी था। उसके दोनों तरफ 4 बॉडीगार्ड थे, जो जाहिर है बाकी फोर्स से कई गुना ज्यादा ताकतवर थे। राजा गैजल को मिलाकर इसका मतलब था कि हमारे सामने 5 बहुत ताकतवर ड्वार्फ थे। मुझे ठीक से नहीं पता था कि वो किस तरह का खतरा थे, लेकिन कम से कम एक कैटेगरी के तो थे। जब मैं पिछली बार उसके सामने था तब मैंने जो खतरे का एहसास किया था, और ये देखते हुए कि वो एहसास अभी भी है, उसकी ताकतें किसी और ही लेवल की होनी चाहिए। अगर मुझे अंदाजा लगाना हो तो उसके 4 साथी उसके हीरोइक किंग के दिनों के साथी थे। कोई हैरानी नहीं थी कि उनका राज्य इतना ताकतवर था। अगर आप कभी सड़क पर इन लोगों से टकरा गए तो बचने का सबसे अच्छा तरीका भागना ही था, पक्का। अब हमें सच में लड़ाई से बचना होगा, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। वाह वाह महाराज, बहुत समय हो गया, और ये काफी शानदार प्रदर्शन भी है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप आज यहाँ कैसे आए? काइजिन आगे बढ़ा और गैजल के सामने घुटने टेक दिए। सोचकर देखा जाए तो मैंने पहले कभी गैजल से सीधे बात नहीं की। उसके राज्य में मुझे इसकी इजाजत नहीं थी, बोनो की परंपरा के अनुसार। इसके बजाय हम बिना खुद का बचाव कर पाए अपराधी बना दिए गए। काइजिन ने रईस वेस्टर को मुक्का मारा था, फिर भी, और लगभग जबरन मजदूर बना दिया गया, उनका राजा। वो एक निष्पक्ष और ईमानदार शासक था कि हम उसे बच पाए, इसलिए मैंने सोचा कि वो बिना किसी सही वजह के हम पर युद्ध नहीं थोपेगा। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे खरी खोटी सुनाने के लिए तैयार था। तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा काइजिन, और तुम्हें भी स्लाइम, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? जब मैं उसके हाव भाव को देख रहा था तो राजा हमारे साथ हैरानी की बात है कि काफी कैजुअल था। क्या हम इन बेकार की औपचारिकताओं को खत्म कर रहे हैं? मैंने हल्के फुल्के अंदाज में सोचा। तभी मुझे पीछे से कुछ अंधेरा और अशुभ महसूस हुआ। पलक झपकते ही बेनीमारू की मुस्कान गायब हो गई और उसका हाथ अपनी तलवार पर था। जाहिर है उसे ये पसंद नहीं आया कि राजा ने मुझे सिर्फ स्लाइम कहा। दूसरी ओर सोई एकदम शांत था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान ने हमें सब कुछ बता दिया कि वो कैसा महसूस कर रहा था। वो गुस्से में था। आमतौर पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता था, लेकिन उसे गुस्सा दिलाओ और वो तुम्हें देखकर मुस्कुराएगा। एक खतरनाक आदमी जिससे पंगा लेना ठीक नहीं था। और ये काफी मजेदार था कि सोई को हंसाने का एकमात्र तरीका उसे जान से मारने के लिए उकसाना था। हो सकता है बेनीमारू को जल्दी गुस्सा आता हो, लेकिन ओगर जादूगरों के हिसाब से वो काफी संयम दिखा रहा था। इस बीच शुना और शियोन से जो आभा मुझे महसूस हुई वो भी कम नहीं थी। वे संयम के ठीक उलट कर रहे थे, अपने शरीर के हर हिस्से से सक्रिय रूप से खतरा दिखा रहे थे। ये बुरा था। मुझे लगा कि वे अभी भी मेरे आदेशों का इतना सम्मान करते हैं कि उनका पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ और हुआ तो वे किसी भी पल अपना आपा खो सकते थे। मुझे उनके मेरे नियंत्रण से बाहर जाने से पहले इस मामले को सुलझाना था। जब मैं इस बारे में सोच रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि काइजिन खुद राजा के अभिवादन से बहुत परेशान था। मेरे मालिक,
वो हकलाया। उसकी आंखें अपनी जगह से बाहर निकलने को तैयार थीं। जाहिर है ये वो गज़ल नहीं था जिसे काइज़न जानता था, लेकिन मेरे लिए ये एक अच्छा संकेत था। इसका मतलब था कि एक राज्य के मालिक ने खुद यहाँ आने का समय निकाला था, सभी फालतू की प्रक्रियाओं को ख़त्म किया और मेरे साथ सीधे मुद्दे पर बात करने आया था। ये तथ्य कि उसने तुरंत अपने नाइट्स को हम पर हमला करने का आदेश नहीं दिया, अपने आप में एक जीत थी। इससे चाहे ओगर्स को कितना भी गुस्सा आया हो, मुझे इस मौके का फायदा उठाना था। राजा जोर से हंसा। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा सिर हमेशा की तरह अकड़ा हुआ है काइज़न। क्या तुम देख नहीं सकते? मैं यहाँ सिर्फ एक आम नागरिक के तौर पर आया हूँ। कम से कम कागजों पर तो यही है, वरना मुझे अपने बेडरूम से बाहर निकलने की इजाज़त शायद ही मिलती। काइज़न अभी भी घबराया हुआ था। उसने अपने राजा और मेरी तरफ देखा, ये महसूस करते हुए कि वहां मौजूद किसी के पास कोई और कमेंट नहीं था। उसने मान लिया कि गज़ेल सच कह रहा था। उसके लिए ये पचाना मुश्किल था। वो जम गया। तो बोनो का राजा हमसे कोई सरकारी दौरा करने नहीं आया था, बल्कि बस थोड़ा प्राइवेट टूरिज्म कर रहा था। तो उसके पीछे वे सभी खतरनाक दिखने वाले नाइट किस लिए थे? इस बारे में सोचते हुए वे किसी राजा को जंगल में अकेले घूमने नहीं देंगे। वे जरूर उसके साथ भेजे गए गार्ड होंगे, ताकि उन बड़ों और नौकरशाहों को खुश किया जा सके जो बोनो की सरकार का मुख्य हिस्सा थे। ठीक है, अगर हम नियमों को छोड़ रहे हैं तो मुझे उससे सीधे बात न करने का कोई कारण नहीं दिखता। इस बात पर भरोसा करते हुए कि गज़ेल का मतलब कोई झगड़ा नहीं था, मैंने एक बोल्ड तरीका अपनाने का फैसला किया। जिसका मतलब है सर कि मैं अपनी मर्जी से बात करने के लिए आज़ाद हूँ। बिल्कुल, ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम खुद को औपचारिक समारोहों से बंधे रहने दें। ठीक है, तो पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम रिमुरू है। आप सही कह रहे हैं कि मैं एक स्लाइम हूँ, लेकिन अगर आप मुझे उस नाम से ना बुलाएं तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरा मतलब है, मैं ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा अलायंस का एक तरह से लीडर हूँ। तो आप कह सकते हैं कि पिछली बार से चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं। मैंने इसी पल अपनी इंसान वाले रूप में बदलने का फैसला किया। ये असल में मैं नहीं हूँ, लेकिन शायद आपके लिए मुझसे बात करना आसान होगा। मैं मुस्कुराया, उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए। ये बदल गया? एक जादू से पैदा हुआ और इतना ऊंचे लेवल का? मुझे जादुई शक्ति महसूस हो रही है, लेकिन जादू का इस्तेमाल नहीं हो रहा। मैं कहूँगा कि ये स्किल पर आधारित स्टेटस ट्रांसफॉर्मेशन है। मुझे मैजिक्यूल्स का कोई अचानक विस्फोट नहीं महसूस हुआ, इसलिए ये शायद वैसा ही है जैसा कहा गया था, सिर्फ रूप में बदलाव, स्वभाव में नहीं। लेकिन इसके लड़ने का तरीका बदल सकता है। कम से कम हमारे जैसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल करने की क्षमता उसकी अपनी हमला करने और बचाव करने की क्षमताओं को बढ़ा सकती है। लगता है मुसीबत है। मैंने इतने समय में ऐसा दुर्लभ वेरिएंट नहीं देखा, और इसके पीछे के मॉन्स्टर भी अपने आप में काफ़ी अजीब है। उनमें से एक बूढ़ी औरत ने कहा। उन्हें मैं पहचान सकती हूँ। वे ओगर जादूगर हैं, एक ऐसी जाति जो ओक लॉर्ड्स जितनी ही दुर्लभ है। वे हैं? वो एक ओगर का विकास रूप है ना? क्या हमें उन्हें इतना मजबूत होने से पहले खत्म नहीं करना चाहिए कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाए? तमें लगता है कि ये इतनी आसानी से हो जाएगा? उनमें से 4 के सींग हैं। हमें एक मुश्किल लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। मुझे डरपोक नहीं लगना चाहिए, लेकिन हाँ, उन्हें कम आंकना ठीक नहीं होगा। राजा चुपचाप देख रहा था, लेकिन उसके निजी साथी काफी घबराए हुए लग रहे थे। उन्होंने तो ये तक अंदाजा लगा लिया कि बेनीमालू और उसके रिश्तेदार कौन हैं। उस बूढ़ी चुड़ैल ने जरूर हमें डेटा के लिए उकसाने के लिए किसी तरह का जादू किया होगा। मुझे इस तरह से मूल्यांकित किया जाना पसंद नहीं था, लेकिन ये काफी हद तक मेरे हाथ में नहीं था। मुझे थोड़ी ताकत दिखानी थी, नहीं तो वे मुझ पर हावी हो जाते। भले ही हम बच जाते, मैं निश्चित रूप से किसी के अधीन नहीं रहना चाहता था इन लोगों से। चुप रहो, राजा अचानक चिल्लाया, मेरी तरफ से नजरें हटाए बिना। ये शोर शराबा बंद करो। ये मिट्टी और मैं अभी बात कर रहे हैं। माफ करना, रिमुरू मेरा मतलब है। मैं खुद उसका मूल्यांकन करूंगा, और मुझे अच्छा लगेगा कि आप सब इस बीच अपनी जबान बंद रखें। ये पूरी तरह से ताकत का प्रदर्शन था, और इसने उन सभी को चुप करा दिया। हाँ, अगर मैंने आप सभी को डरा दिया तो सॉरी। मैंने बस इसलिए रूप बदला क्योंकि मुझे लगा कि ये आपके लिए ज़्यादा स्वाभाविक होगा। जैसा कि उस महिला ने कहा, ये मेरे स्किल यूनिवर्सल शेप शिफ्ट का काम है, बस एक तरह की नकल है, इसलिए आपको इसके बारे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका फैसला मैं करूंगा। मैं किसी की बातों पर तब तक मुश्किल से विश्वास करूंगा जब तक मुझे पक्का यकीन ना हो कि वे दोस्त हैं या दुश्मन। बिल्कुल सही, दोस्त या दुश्मन है ना? शायद इसीलिए राजा गज़ेल यहाँ है, ये पता लगाने कि हम आखिर कौन हैं। अगर मुझे अंदाज़ा लगाना हो तो उसे ऑक लॉर्ड की हार के बारे में पता था, और उसी वजह से वो यहाँ आया था। जब तक मैं उसका भरोसा जीत सकता था, दुश्मन बनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, मैंने हिम्मत करके कहा, आप मुझ पर जितना चाहे शक कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से बातचीत जारी नहीं रख सकते ना?
चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे चरित्र को आंकने के लिए मुझे शब्दों की जरूरत नहीं। इसके बजाय मैं अपनी तलवार का इस्तेमाल करके तुम्हारी असली प्रकृति जानना चाहूंगा। अगर तुम ऐसी अफसरशेखी बघाड़ने पर जोर देते हो, खुद को इस जंगल का लीडर कहते हो, तो शायद तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाने का समय आ गया है। अगर तुम्हारी वो तलवार सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, तो मैं तुमसे मेरा अनुरोध स्वीकार करने के लिए कहता हूँ। उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई हैलबर्ट अपने बगल में खड़े एक नाइट को दे दी। मेरी कटाना स्टाइल तलवार ने शायद उसकी लड़ाई की इच्छा या कुछ और जगा दिया था। ये महाराज, जरूर। हाँ, इससे बेहतर तरीका क्या होगा कि एक आदमी से आदमी की लड़ाई से इसका निपटारा किया जाए। राजा जोर से हंसा, खूंखार तरीके से। नाइट्स और गज़ैल के साथियों के हैरान चेहरों को देखकर उनका राजा सच में लड़ाई की तलाश में था। मेरे पास उसे मना करने का कोई कारण नहीं था। हम अभी भी शहर खाली करवा रहे थे, इसलिए ये कुछ समय खरीदने का एक मददगार तरीका होगा। मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ और मैं तुम्हें मुझे शेखी बघाड़ने पर पछताने पर मजबूर करूंगा, मैंने किंग गज़ैल की आंखों में देखते हुए कहा। हम दोनों एक कदम आगे बढ़े। ओगर जादूगर ध्यान से देख रहे थे। मुझे यकीन था कि उन्हें नहीं लगता होगा कि मैं हार सकता हूँ। राजा का पक्ष भी उसे लड़ने देने पर अड़ा हुआ था। किसी ने भी उसे इस विचार से रोकने की हिम्मत नहीं की। भीड़ ने पहले ही एक घेरा बना लिया था और हम बीच में एक दूसरे के सामने थे। नियमों के बारे में गज़ैल ने कहा, अगर तुम मेरे हमलों की एक भी स्ट्रिंग को रोक पाते हो तो तुम खुद को विजेता कह सकते हो। ये कहने की जरूरत नहीं है कि तुम किसी भी समय मुझ पर हमला करने के लिए आज़ाद हो, लेकिन याद रखना, मैं गज़ैल ड्वॉगो हूँ, तलवार का मास्टर, और मेरी तलवार को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उसने अपने हथियार को हाथ में लिया और उसे अपनी आंखों के सामने निशाना बनाया। इसमें एक ही धार थी जिसमें थोड़ा सा घुमाव था और उसकी पूरी लंबाई पर सुंदर पैटर्न बने हुए थे। ये समुराई तलवार जैसा दिखता था, लेकिन इसका अपना यूनिक डिजाइन था। निश्चित रूप से तलवार के मास्टर के लिए ये एक बहुत अच्छा हथियार था। जैसे ही मैं अपनी तलवार निकालने की तैयारी कर रहा था, एक साफ आवाज रिंग में गूंजी, मुझे मैच देखने की इजाजत दें। जैसे ही ऐसा हुआ, मैंने अपने बीच 3 और लोगों की मौजूदगी महसूस की, जिनके दिल साफ थे और उनमें कोई बुराई नहीं थी। एक ने बात की थी, ट्रेनी, एक ड्राइड जिसे मैं जानता था। हमेशा की तरह उसे जब भी मन करता था वो प्रकट होने और गायब होने में माहिर थी। बाकी 2 ट्रेनी जैसी दिखती थी, इसलिए मैंने मान लिया कि वे उन बहनों में से थीं जिनके बारे में उसने बात की थी। ड्राइड्स? उस बूढ़ी औरत ने हैरानी से कहा, जिसने पहले हमें देखा था। मैं उसकी हैरानी को गलत नहीं ठहरा सकता था। कोई भी अचानक कहीं से भी एक राक्षस को टेलीपोर्ट होते देखकर घबरा जाएगा। ट्रेनी मुस्कुराई और उसने हम दोनों को जल्दी से देखा। बोनो के राजा, आप हमारे जंगल के नेता के साथ बहुत घमंडी व्यवहार कर रहे हैं। सर रिमुरु को शेखी बघाड़ने का कहना मुझे बताता है कि आप इस जंगल के हर निवासी को अपना दुश्मन बनाने को तैयार हैं। क्या ये सही है? हालांकि अगर सर रिमुरु ने ये चुनौती स्वीकार कर ली है, तो एक प्रजा के तौर पर मेरा फर्ज है कि मैं इसकी इजाज़त दूं। मैं इस बार इस पर आंखें बंद कर लूंगा, लेकिन अपने वादे से पीछे मत हटना और हमसे दया की उम्मीद मत करना। वो इस बात के खिलाफ कोई भी बहस सुनने को तैयार नहीं थी। मेरे साथियों ने एक दूसरे को सिर हिलाया। ऐसा लगा जैसे ट्रेनी ने वही कहा जो वे सब सोच रहे थे। दूसरी ओर बोनो की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। जंगल में सबसे ताकतवर मौजूदगी, एक ने फुसफुसाया, एक ही ताकत का साथ दे रही है। वे हाई लेवल एलिमेंटल्स जितने ही शक्तिशाली हैं, और उनमें से 3। मुझे उम्मीद है कि आप सब इसके लिए तैयार हैं मेरे दोस्तों। उनके बीच माहौल गंभीर था। यही वजह थी कि मैं लड़ाई से बचना चाहता था। तो जंगल का नेता होना आखिर कोई शेखी नहीं थी। मुझे आपको झूठा कहने के लिए माफी चाहता हूँ रिमुरु, और मुझे लगता है कि यहाँ की स्थिति का थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया है, लेकिन मैं अभी भी आपकी असली प्रकृति को मापना चाहता हूँ। और अगर इस मुकाबले के लिए हमारे पास एक रेफरी है, तो अब बस तलवारें टकराना बाकी है। गेज़ेल बिल्कुल भी विचलित नहीं लग रहा था। वो पूरे समय मुझे देख रहा था, बिना पलक झपकाए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हम एक छोटा सा मैच खेलेंगे और फिर हम बात कर सकते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। हे। और अगर तुम मुझे हरा पाए तो मैं जवाब देने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ करूँगा। अब हमारे दर्शकों में से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। ट्रेनी, जिसका चेहरा तनाव में था, हम दोनों के बीच खड़ी थी जब हम एक दूसरे का सामना कर रहे थे। मैच शुरू हो गया था। शुरू करो। शांत मैदान में ड्राइड की तेज आवाज आई, और इसके साथ ही गेज़ेल और मैंने तुरंत एक्शन लिया। मेरी मैजिक सेंस स्किल ने मुझे लोकल रेंज में मौजूद सारी जानकारी पढ़ने और उसे अपने दिमाग में दोबारा चलाने की इजाज़त दी। इसका इस्तेमाल करके मुझे रिंग की पूरी जानकारी थी, जैसे मैं ऊपर से खुद को देख रहा हूँ। अपनी सोचने की प्रक्रिया को 1000 गुना तेज करके मैंने अपनी रणनीति के बारे में सोचना शुरू किया। काफी समय हो गया था जब मैंने लड़ाई में अपना सब कुछ दिया था।
गेल्ड ऑग डिजास्टर के साथ अपनी लड़ाई के बाद से मैंने हकूरों के साथ प्रैक्टिस का एक भी दिन मिस नहीं किया, लेकिन ये बात कि इनमें से कुछ भी असली नहीं था मेरे दिमाग के किसी कोने में मुझे इसे गंभीरता से लेने से रोक रहा था। मैंने अपने दुश्मन का अंदाजा लगाते हुए अपने शरीर की हर इंद्रिय को तेज किया। इस समय मेरी हाइट 4 और 4.25 फीट थी। ओक डिजास्टर को खाने से मेरा अपना मैजिक्यूल स्टोरेज बढ़ गया था, इसलिए मेरे पास काम करने के लिए ज्यादा ऑल पर्पस स्लाइम टिश्यू थे। किंग गेजेल इस बीच लगभग 5.5 फीट के थे, जो बॉनो के औसत से थोड़ा बड़ा था। मुझसे एक सिर लंबा और मेरे दिमाग में वो एक पहाड़ की तरह लग रहे थे। राजा के रूप में उनकी भूमिका ने निस्संदेह इसमें योगदान दिया था। फिर भी मैंने उसे देखते हुए अपनी धड़कन को शांत रखा। उसने अपनी खूबसूरत तलवार अपनी आंखों तक उठाई हुई थी, पूरी तरह से सामने से आ रहे थे और 1 इंच नहीं हिल रहे थे। वो मेरे द्वारा फेंकी गई किसी भी चीज को रोकने के लिए तैयार थे, और सच कहूं तो मुझे फायदा उठाने के लिए कोई कमी नहीं मिली। मुझे ऐसा लगा कि मैं हकूरों का सामना कर रहा हूं। तलवार का मास्टर सही था, या शायद मुझे हकूरों पर ज्यादा हैरान होना चाहिए, ये देखते हुए कि गेजेल से जब तुलना की बात आई तो वो पहला व्यक्ति था जो मेरे दिमाग में आया। फिर भी ये ट्रेनिंग नहीं थी, मैं टाइम आउट लेने का रिस्क नहीं ले सकता था, तो चलो उसका टेस्ट लेते हैं। गेजेल ने सिर्फ अटैक्स की एक सीरीज के बारे में बात की थी, और इस बीच मैं जितना चाहूं हमला करने के लिए आजाद था, या उसे हरा भी सकता था। फाइटर जितना माहिर होता है, उसे अपने आसपास की जगह का उतना ही बेहतर अंदाजा होता है। इस मामले में अपने पैरों की मसल्स को मजबूत करने के लिए स्ट्रेंथन बॉडी का इस्तेमाल करके मैं तेजी से आगे बढ़ा और राजा पर वार किया। वो वार झेलने के लिए आजाद था। अगर उसने जवाब देने की कोशिश की तो वो सीधे मेरे जाल में फंस जाता। मुझे यकीन था कि एक्शन लेने से पहले मैंने उसे काम करने के लिए काफी डेटा दिया था, और मुझे यकीन था कि उसने ये सब सही पढ़ा और इसे अपने तरीके में शामिल किया, जिसका मतलब था कि अगर मैं वार करते समय अपने हाथों को सिर्फ 4 इंच और फैला पाता तो ये उसके लिए सब कुछ गलत समझने के लिए काफी था। बहुत ज्यादा नहीं, बस काफी। हो सकता है ये स्ट्रैटेजी छोटी मोटी लगे, लेकिन ये पक्का काम करती है। आमतौर पर आमने सामने की लड़ाई के सबसे जरूरी नियमों में से एक ये है कि अपने दुश्मन को दूरी का पक्का अंदाजा न लगने दें। मैंने इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके एक बार हकूरों पर वार किया था। वो फिर कभी काम नहीं आया, और हकूरो सच में अपनी ऑगर नाम के जोगे थे, क्योंकि उसने मुझे बाकी दिन नर्क दिखाया, लेकिन वो वहीं था मेरे लिए 1 पॉइंट। और अगर इसने उसके जैसे मास्टर को धोखा दिया तो क्या ये इस पर काम करेगा? लेकिन मेरे पूरे भरोसे को धोखा देते हुए गेजेल ने मेरा हाथ हटाने के लिए एक सटीक चाल चली। यार, ये तुम मजाक कर रहे हो, मैंने सोचा और अपनी तलवार फिर से तैयार की। गेजेल ने जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बस चुपचाप मुझे देख रहा था। मैंने कुछ और हमले करने की कोशिश की, हर बार अपनी टैक्टिक्स बदलते हुए, लेकिन उसने हर एक को आसानी से टाल दिया। मुझे ये बताना चाहिए कि मैं उस पर आसानी से नहीं जा रहा था। मेरे पास पोशंस थे, इसलिए जब तक वो जिंदा रहता मैं उसे ठीक कर सकता था, लेकिन मेरी पूरी ताकत उस पर काम करने के लिए काफी नहीं थी। हल्के से धीरे से वो मुझे ठीक ठाक ताकत से संभाल रहा था, ये सुनिश्चित करते हुए कि इस दौरान उसकी तलवार न कट जाए। ऐसा लग रहा था कि हमारे बीच स्किल में एक साफ और बहुत बड़ा फर्क था। मैं उसके सामने इतना बेबस था कि मुझे ये भी मानना पड़ा। क्या तुम हार गए? क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही पावर है रिमुरु? सोचने पर वो मुझे स्किल्स इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं रोक रहा था। मैंने सोचा ये नियम तोड़ना नहीं होगा, लेकिन ऐसी स्किल्स पर भरोसा करना असल में हार मान जाने जैसा लग रहा था। इससे मुझे गुस्सा आ रहा था। मुझे किसी भी हाल में क्लीन ब्लो मारना था। इस पूरे मैच ने मेरे पहले से चले आ रहे कॉम्पिटिटिव स्ट्रीक में एक चिंगारी जला दी थी। चुप रहो, मैंने थूका। मैं अभी तक तुम्हारे ऊपर सच में नहीं आया हूं, इसलिए मुझे जल्दी मत करो। लेकिन मेरे पास अभी भी कोई नया आइडिया नहीं था। मैं हारना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं था। और जैसे कि इस हल्की घबराहट की हालत को पढ़ते हुए किंग गेजेल हिलने लगे, जबरदस्त फाइटिंग फोर्स के साथ मेरा सामना किया। इस ऑरा के सामने मेरी हरकतें पूरी तरह से कंट्रोल में थीं। ओह शिट, मैं खुद को उसके लिए पूरी तरह खुला छोड़ रहा हूँ। रिपोर्ट एनालिसिस पूरा हुआ। ये हीरोइक ऑरा है, एक एक्स्ट्रा स्किल जो क्वर्जन का एक हायर लेवल वर्जन है। इसका मकसद टारगेट को डराना और उसे हिलने डुलने में नाकाम करना है। कम रेजिस्टेंस वाले टारगेट खुद को यूज करने वाले के आगे झुकते हुए पाएंगे और उसे पसंद भी करेंगे। जैसे ही मुझे सबसे बुरे का डर था, मेरे भरोसेमंद पार्टनर ने मुझे एक रिपोर्ट दी। अब ग्रेट सेज का यही तो काम है, तो काउंटर एक्ट कैसे करे? समझ गया, कोअर्जन की तरह स्किल को रोकने का सही तरीका फाइटिंग स्पिरिट है। हैं? फाइटिंग स्पिरिट? अरे यार, ये तो अविश्वसनीय था। मुझे लग रहा था कि सेज कभी कभी फोन पर बात करने लगा था, लेकिन इसका टाइम नहीं है। मुझे इससे बाहर निकलना है।
मैं फाइटिंग स्पिरिट कैसे जगाऊं? शायद चिल्लाने से मदद मिल सकती है। मैं हिल नहीं सकता था, लेकिन बोल सकता था। अगर ये काम नहीं किया तो मैं कुछ और सोचता। उर्रा हा 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 हा। मैं जितनी जोर से चिल्ला सकता था चिल्लाया। उसने एक वॉइस कैनन फायर किया। उनमें से एक। रंगा की खासियतें ठीक गजेल पर। मैंने भी अपनी तरफ से जबरदस्ती का एक बोल्ट छोड़ा, इस उम्मीद में कि ये हीरोइक ऑरा को बेअसर कर देगा। राजा ने उसे चकमा देने की जहमत उठाए बिना ही वॉइस कैनन को खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी इससे उसका ध्यान इतना भटक गया कि उसका ऑरा गायब हो गया। अब हम फिर से वहीं आ गए थे। हम दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, तलवारें तैयार थीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जीतने का एकमात्र तरीका वही शर्तें थीं जो उसने दी थीं। उसके हमलों को समझो और उन्हें रोको, लेकिन मुझे इतने माहिर फाइटर की उम्मीद नहीं थी। उसकी ताकत की गहराई का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। ये सच में हाकुरों से लड़ने जैसा था। अगर वो मुझे मारना चाहता तो शायद बहुत पहले ही जानलेवा वार कर देता। उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि जैसा कि उसने पहले कहा था, वो देखना चाहता था कि मेरे पास क्या है। लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। मैंने खुद को जंगल का लीडर घोषित किया था और मुझे ये जीतने के लिए पूरी जान लगानी थी। कम से कम मैं इन सब लोगों के सामने खुद को एक कमज़ोर की तरह लड़ने की इजाज़त कभी नहीं देता। दिमाग से सारी उलझनें हटाकर मैंने चुपचाप अपनी तलवार को आंखों के लेवल तक उठाया, गजेल की तरफ, उसके निर्देश लेने के लिए तैयार, जैसा मैंने हाकुरों के साथ किया था। अगर मैं उसके मूव्स को रोक पाया तो मैं जीत जाऊंगा। अपने मन से सारा शक हटाकर मैंने अपनी तलवार के साथ एक होने पर ध्यान लगाया। उसकी आवाज़ सुनो और उसके साथ एक हो जाओ, ये हाकुरों की मुझे सलाह थी। मुझे नहीं पता था कि उसका क्या मतलब था, लेकिन मैंने चुपचाप उसका पालन करने की कोशिश की। मुझे देखकर गजेल मुस्कुराया। हाँ, बस यही, अब मेरे चलने का समय आ गया है। तुम्हें इतना इशारा करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सोचा। लेकिन जैसे ही मैंने सोचा, वो गायब हो गया। मेरे सर्च स्किल्स में से कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। ये क्या? ये सिर्फ किस्मत और इत्तेफाक था कि मैं इससे निपट पाया। किसी तरह मेरे पास इसका कोई कारण नहीं था। मुझे लगा कि खतरा नीचे से आ रहा है। मैंने पहले कभी ऐसी अस्पष्ट आशंकाओं पर अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन इस बार मैंने अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करने का फैसला किया। शायद ये तलवार की आवाज़ थी जिसे मैंने महसूस किया, जो आप तब सुनते हैं जब आप अपनी कला में पूरी तरह माहिर हो जाते हैं। लेकिन ये अंत नहीं था, क्योंकि ये स्किल, अरे बकवास। जिस पल मैंने ये सोचा, मैंने अपनी तलवार ऊपर उठा ली। एक जोरदार तेज टिंग की आवाज़ गूंजी। लड़ाई खत्म हो गई थी। मैंने किंग गजेल के तलवार के वार को सफलतापूर्वक रोक दिया था। तुमने मुझे रोक दिया? हाँ, तो अगर तुम ये मानते हो तो क्या इसका मतलब है कि मैं जीत गया? जरूर, तुम मुझे बिल्कुल भी बुरे नहीं लगते। एक और जोरदार हंसी के साथ गजेल ने अपनी तलवार हटा ली। ये लड़ाई खत्म हो गई। विजेता है रिमरू टेम्पेस्ट। ट्रेनी की आधिकारिक घोषणा के साथ मेरी जीत पूरी हो गई। मैं राहत की सांस लेकर जमीन पर बैठ गया। लड़ाई ने मुझसे जितना सोचा था उससे ज्यादा एनर्जी ले ली थी। तो ये था गजेल ड्वार्गो, बोनो का राजा। किसी तरह मुझे लगा कि मुझे इस हीरो की पूरी ताकत की एक झलक मिली है, बस एक झलक। ट्रेनी की आवाज़ के तुरंत बाद मैदान में जमा राक्षसों की तरफ से तालियों की गूंज सुनाई दी। इसी बीच बोने पहले से ही नतीजे के बारे में बड़बड़ा रहे थे। उसने राजा की तलवार को ही रोक दिया। बकवास, ये बिल्कुल संभव नहीं है। क्या महामहिम ने आखिरी मिनट में हार मान ली? और इसी तरह, हालांकि सच में गजेल मुझे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था। कुछ और होता तो मैं उसके खिलाफ कोई भी तलवार की लड़ाई हार जाता। हार मानना, हालांकि मुझे पता है कि मेरी जीत से आपको बहुत खुशी नहीं होगी, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है? चुप रहो, एक नाइट ने चिल्लाया, जो पूरी तरह से सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है मेरे साथियों? किसी के लिए भी महामहिम पर किसी दुश्मन के सामने हार मानने का आरोप लगाना कितना घमंड है। क्या तुम कह रहे हो कि तुम उसकी हरकतों को अपनी आंखों से देख सकते थे, जबकि हम में से कोई भी नहीं देख सका? वो सही कह रहा है, दूसरे ने कहा, जो योद्धा टाइप का बौना था, जो गहरे काले कपड़े पहने हुए था। गजेल पीछे नहीं हटा। तलवार का मास्टर अपने टाइटल का पूरा हकदार है। ये मौत की लड़ाई नहीं थी, ये पूरी तरह से हर कॉम्पिटिटर के असली स्वभाव को परखने पर फोकस था। भूलो मत, हम यहाँ दुश्मन बनाने नहीं आए हैं। कितनी अच्छी बात है कि उन्होंने मेरा पक्ष मेरे लिए लिया। इससे ये साबित हो गया कि बौने यहाँ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि मेरे चरित्र को परखने आए थे। दूसरे बौनों ने इस डांट पर मुंह बनाया। उन्होंने गजेल और मुझसे कहा, हमारी गलती के लिए हमें माफ़ करें। मुझे यकीन है कि वो मैच पर कीचड़ उछालने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वे बस ये मानना नहीं चाहते थे कि उनके प्यारे राजा से भी गलती हो सकती है। माफ़ी सच्ची लग रही थी,
इसलिए मैंने उन्हें स्वीकार कर लिया। इसके अलावा मैं उनकी बात समझ सकता था। साफ कहूँ तो मैंने वो आखिरी हमला सिर्फ किस्मत से रोका था। मुझे पता होना चाहिए क्योंकि मैं वहाँ था। मुझे पता था कि उस हमले के लिए किस पोजीशन की ज़रूरत थी और ऐसा लग रहा था कि वो उसी तरह से मुझ पर निशाना लगाएगा। इसलिए मैंने बस अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो किया और अपनी तलवार ऊपर उठा ली और मैं सही था। बहुत बढ़िया। हालांकि तुमने मेरे हेज ऑफ रम्बलिंग हेवंस मूव को सही पहचान लिया। इम्प्रेसिव। नहीं, ये सिर्फ इत्तेफाक था। मैंने अपनी इंस्ट्रक्टर को वो स्किल पहले इस्तेमाल करते देखा था। खैर देखा था से ज़्यादा ट्रेनिंग में उससे ज़मीन पर पटक गया था। अभी कुछ दिन पहले ही मैं उसके पहले वार से बचने में कामयाब रहा, लेकिन उसके असली वार से मेरे सिर पर ज़ोरदार चोट लगी। क्या निराशा थी। इस तरह आसमान की ओर उछलना असल में दुश्मन को चौंकाने के लिए होता है। इस बार के बाद जो हमला हुआ उसने रम्बलिंग हेवंस के हेज की असली कीमत दिखाई। ये हाकुरों की शुरुआती लेवल के मूव्स में से एक था, लेकिन अब मैं इससे निपटने की हालत में था। मैंने इसे सिर्फ इसलिए रोका क्योंकि मैं इससे वाकिफ था। इसमें मेरी तारीफ करने लायक कुछ नहीं था। वो क्या था? क्या तुम्हारा ये इंस्ट्रक्टर हो सकता है? गजेल ने उत्साहित होकर मेरी तरफ देखा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? वही स्किल और सब कुछ? हो, बहुत बढ़िया सर रिमरू। ये देखकर अच्छा लगा कि तुम अपनी तलवार की आवाज़ सुन रहे हो। हाकुरू जो शहर को खाली कराने में मदद कर रहा था उसी समय मेरे बगल में आ गया। औरतों और बच्चों को सुरक्षित जगह भेज दिया गया है। मैंने बाकी काम गोबट्टा पर छोड़कर यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ क्या नज़ारा मेरा इंतजार कर रहा था। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराया। साफ है कि वो इसका मजा ले रहे थे। मुझे लगता है कि उसे लगा होगा कि मुझे यहाँ कुछ मदद की ज़रूरत है। अगर मैं पूछूं तो क्या आप स्वॉर्ड ओगर हैं? गजेल ने अचानक विनम्र होकर कहा। हाँ, तो वे एक दूसरे को जानते थे। बहुत पहले का बच्चा है ना। मैंने तुम्हें मुश्किल से पहचाना। खैर महामहिम, मेरी इस बदतमीजी के लिए मुझे माफ़ करना। मैं सोच रहा था कि किस तरह का मजबूत योद्धा इस तरह की तलवार का इस्तेमाल कर सकता है। ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझसे बेहतर तलवारबाज बन गए हो। हाकुरों ने राजा को मुस्कुराते हुए देखा। ऐसे शब्द सुनकर सम्मान महसूस होता है। स्वॉर्ड ओगर? 300 साल हो गए ना, जब मैंने तुम्हें एक बच्चे के रूप में जंगल में खोया हुआ पाया था और अचानक तुम्हें तलवार सिखाना शुरू किया था। आजकल ये एक प्यारी याद है और अब तुम बोनो के राजा हो। तो उसने किसी समय गजेल को सिखाया था। कोई हैरानी नहीं कि उनका स्टाइल एक जैसा था, जिसका मतलब था कि राजा एक तरह से मेरा साथी स्टूडेंट था। फिर भी 300 साल, हाकुरू कितने समय से है? सच में एक रहस्यमय आदमी। और ये भी कि आप कभी नहीं जानते कि आप अपने पास्ट के किस इंसान से मिलेंगे। हमने कहीं और ज्यादा डिटेल में बात करने का फैसला किया। पहले वाले अस्थायी टेंट अब नहीं थे। अब शहर के बीच में हमारे पास एक डॉम था, जिसमें उन सब लोगों के लिए कमरे थे जो चीजों को चलाने से जुड़े जरूरी पदों पर थे। उसके बगल में एक सरकारी इमारत जैसी थी, जिसमें ऑफिस और मीटिंग हॉल्स थे, और हम सब थोड़ी बातचीत करने के लिए अंदर गए। नए लौटे शहर के निवासी नाइट कॉप्स का ख्याल रख सकते थे। ये मीटिंग सिर्फ बड़े अधिकारियों के लिए थी और ये काफी आराम से शुरू हुई। बोनो का मिशन राक्षसों की रहस्यमयी टीम की जांच करना था, जिसने ओक लॉर्ड को हराया था। दूसरे शब्दों में हमें, जैसा कि उन्होंने कहा, उन्हें ये देखना था कि हम दोस्त हैं या दुश्मन, जैसा कि मैंने सोचा था। ड्राइड्स राजा के पुराने तलवारबाज से मिलने के बाद कोई भी संभावित दुश्मनी उस द्वंद्व के बावजूद पुरानी बात हो गई थी। ड्राइड्स एक दयालु और निष्पक्ष जाति के रूप में जाने जाते थे और बोनो का मानना था कि वे कभी भी बुरे इरादों वाले किसी भी व्यक्ति का साथ नहीं देंगे। अगर उन्हें हम पसंद आए तो उन्हें ये जानने के लिए उस द्वंद्व की भी ज़रूरत नहीं थी कि हम ठीक हैं। मुझे लगता है कि वो लड़ाई सिर्फ जिज्ञासा के लिए थी। जब बोनो ने अपनी कहानी बताई तो मैंने अपनी कहानी बताई। ओक लॉर्ड की पहली हलचल से लेकर हमने जो जूरा गठबंधन बनाया था वहां तक। मैंने ये नहीं बताया कि ओक लॉर्ड एक पूरे दानव लॉर्ड में कैसे बदल गया था। अब सब कुछ सुलझ गया था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ये मुलाकात एक तरह की दावत में बदल गई। जैसे जैसे हम बात करते गए हमारे बीच का तनाव कम होता गया, और जब रात हुई तो शुना ने हम सभी को रात का खाना दिया। हमारे शहर में खाने पीने का काफ़ी सामान था, इसलिए वो काफ़ी अच्छा खाना बना सकती थी। शुना से बेहतर कोई नहीं था, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद करनी चाहिए थी कि ये कभी न कभी एक दावत में बदल जाएगा। पेगासस नाइट्स के लिए अंधेरे में उड़ना खतरनाक था, इसलिए हम आज रात उनकी मेज़बानी करेंगे। हमने उन सभी को अपने सार्वजनिक सभा स्थल पर आराम करने के लिए कहा। उन्होंने मुझे बताया कि अपने गृह राज्य के साथ नियमित संपर्क में रहना कोई समस्या नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी दोस्ती बढ़ाऊंगा और अपनी बनाई हुई कुछ शराब निकालूंगा। फिर अच्छे दिन शुरू हो गए। इस दोस्ताना माहौल के बीच मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा पूछूं जो मुझे परेशान कर रहा था। मुझे ये मानना पड़ेगा, हालांकि आप लोग बहुत तेज़ी से काम करते हैं।
हमने 3 महीने पहले एडवेंचरर्स गिल्ड को इसके बारे में बताया था, इसलिए ये इतनी जल्दी आप तक नहीं पहुंच सकता था, है ना? हमारी गुप्त टीम, हमारे खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाले, मैंने उन्हें आप पर नज़र रखने के लिए कहा था। एक राजा के लिए गैज़ल ऐसी बातें बताने में बहुत ज्यादा खुले लग रहे थे जो टॉप सीक्रेट लग रही थीं। शायद ये शराब का असर था। ओह, क्या आपको यकीन है कि आप उनका राज खोलना चाहते हैं या जो भी है? अरे, इसमें क्या है, तुमने उन्हें वैसे भी देख लिया था। हाँ, सोई ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया। हमें एक आदमी मिला जो काफी शक की नज़र से इधर उधर सूंघ रहा था। हमें आपसे ऑर्डर मिले थे कि किसी को मारना नहीं है सर रिमेरू, इसलिए हमने उसे बस भगा दिया। हमने सोचा कि ये ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन शायद हमें उसे हिरासत में ले लेना चाहिए था। सोई के दिमाग में ये बात मुश्किल से ही आई थी, इसलिए उसने मुझे इसके बारे में बताने के बारे में नहीं सोचा। मैंने उससे कहा कि अगली बार खुद से फैसला लेने के बजाय मुझे बता देना। ये बात पचाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, मेरी टीम सीधे मुकाबले के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ये हेनरिएटा थी, एक खूबसूरत औरत, लेकिन जाहिर है थोड़ी बदमिजाज शराबी। गैज़ल के करीबी साथियों में से एक, वो एक नाइट हत्यारी थी जो पूरे राज्य के इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के ऑपरेशन चलाती थी। मुझे लगता है कि सोई ने बस उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, लेकिन एक गंभीर दिखने वाला आदमी जो नाइट के सफ़ेद कवच में था, उसे शांत करने के लिए आगे आया। वो डॉल्फ था, पेगासस नाइट्स का कैप्टन, जैसा कि उसने कहा था। एक आदमी जो गैज़ल की बहुत इज्जत करता था, और उन बॉनों में से एक जिसने द्वंद्व के बाद हमसे माफ़ी मांगी थी। जैसा कि वो एक गुप्त सेना चला रहा था, वो उतना ही ईमानदार और सच्चा था जितना मैंने शुरू में सोचा था। सोई और हेनरिएटा के बीच दखल देने के बाद डॉल्फ जल्दी से बेनीमारू के साथ हवाई युद्ध के बारे में गहरी बातचीत में लग गया। मुझे लगता है कि डॉल्फ जैसा उदार व्यक्ति भी उन दोनों के साथ ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहता था। उन्होंने एक दूसरे पर ताना मारना बंद कर दिया था, लेकिन अब उनके बीच हवा शांत और ठंडी थी। मुझे यकीन है कि कोई भी इसके बजाय अपनी पसंदीदा युद्ध रणनीतियों के बारे में बात करना पसंद करेगा। जैन वो बूढ़ी औरत थी जो मेरे अपने स्किल्स के बारे में इतनी उत्सुक थी, एक आंख विजर्ड और राज्य के सबसे प्रतिभाशाली बौने पादरियों में से एक। वो अब शुना के साथ जादू के इस या उस बारीक बिंदु पर बहस कर रही थी, और ऐसा लग रहा था कि शुना उससे सीखने को तैयार थी। शायद जैन की जासूसी मैजिक सीख रही थी। उस बूढ़ी औरत ने लीजन मैजिक की अवधारणा पर भी चर्चा की, जो एक तरह का मैजिक था जो पूरी सैन्य इकाई पर डाला जा सकता था ताकि दुश्मन सेना की क्षमताओं को खत्म किया जा सके। इससे मुझे थोड़ी कमकपी छूट गई। अगर बेनीमारू ने नाइट्स पर हेलफ्लेयर डालने का फैसला किया होता तो शायद उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होता। ये आर्क विजर्ड अकेले दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जाहिर है उसकी असली खासियत जादू से पूरी यूनिट्स को मजबूत करने में थी। वो जितनी दिखती थी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक औरत थी। इसी बीच काइजन एक भारी काले कवच पहने बौने के साथ दोस्ताना बातचीत कर रहा था। ये वॉन था, जो शायद पूरी आर्म्ड नेशन का सबसे मजबूत योद्धा था। उसने कहा कि वो एक एडमिरल पैलेडिन है और अपनी फील्ड में गैज़ल के बाद दूसरे नंबर पर है। वो पहले काइजन का बॉस हुआ करता था, और हालांकि उसकी पोस्ट का मतलब ये था कि वो किसी का पक्ष नहीं ले सकता था, फिर भी वॉन को काइजन को खोने का बहुत अफसोस था। अगर आज हमारी लड़ाई होती तो वो ये पक्का करने के लिए तैयार था कि काइजन और दूसरे बॉनों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जाए। अच्छा आदमी, हालांकि थोड़ा डरावना दिखता था। तो इस तरह हमने उन सब के साथ दोस्ती की शुरुआत की, और ये है खुद राजा गैज़ल जो हाकुरों के साथ पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। ठीक है, अब आप मुझे हाकुरो ओगर मेज कह सकते हैं। मैंने सर रिमिरू के लिए इंस्ट्रक्टर का पद संभाल लिया है। हाकुरों की इस बात पर अच्छे राजा ने तुरंत उनसे भी ट्रेनिंग देने का अनुरोध किया। उनके दोस्तों को उन्हें रोकना पड़ा। एक देश का राजा जो एक तरह से सुपर पावर भी था, सब कुछ छोड़कर दूसरे देश में मार्शल आर्टिस्ट का ट्रेनी बनने जा रहा था, इसके लिए मंजूरी मिलना मुश्किल था। इसलिए उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा, जलन से हरा हो गया। अरे यार, क्या तुम ये बंद कर सकते हो? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन ये मज़ेदार था। गैज़ल ने कहा था कि वो एक आम नागरिक के तौर पर मिलने आया है, और अभी वो वैसा ही था। उसके शाही कमरे वाला कोई शानदार माहौल नहीं था। अब वो ज्यादा शांत था, सारी शानो शौकत कम हो गई थी। या शायद ये असली गैज़ल है जिसे मैं अब देख रहा हूँ। जब कुरुबे ने उसकी तलवारबाजी की ट्रेनिंग की तारीफ की तो उसे खुशी से झूमते देखकर मैं सोचे बिना नहीं रह सका। एक तरफ गैज़ल वीर राजा था और दूसरी तरफ गैज़ल फाइटर। उसने देख लिया था कि मैं किस चीज़ से बना हूँ, और मुझे लगा कि मैंने उसके साथ भी ऐसा ही किया। जैसे ही दावत जोरों पर पहुंची, गैज़ल अचानक मेरी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा गंभीर था। रिमिरू, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जरूर,
तुम्हें जो भी चाहिए। क्या तुम मेरे साथ कोई समझौता करना चाहते हो? मेरे इस शरीर में मुझे नशे का एहसास नहीं होता था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं अचानक होश में आ गया हूँ। मैं तुमसे हाकुरो के साथ ही स्टूडेंट के तौर पर नहीं, बल्कि राजा के तौर पर पूछ रहा हूँ। अगर तुम इस जंगल के लीडर हो तो ये हमें बराबर की पोजीशन में ला देगा, और अगर तुम इस पूरे बड़े जंगल को एक ही सरकार के नीचे रख पाए हो तो मुझे यकीन है कि तुम्हें ऐसी दौलत और इनाम मिलेंगे जिनका मजा मेरा राज्य भी नहीं ले सकता। हमने इस शहर को आसमान से देखा, और मैं तुम्हें बताऊं, ये बहुत खूबसूरत है। और तुमने जंगल के बीच से शानदार सड़कें बनाई हैं। उन्हें बनाने के लिए ज़रूरी लॉजिस्टिकल और टेक्निकल स्किल्स का मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा सकता हूँ। वे शायद अभी अधूरी हों, लेकिन मैं आसानी से देख सकता हूँ कि ये शहर समय के साथ एक ज़रूरी ट्रेड सेंटर बन जाएगा, एक बहुत बड़ा नया बाजार जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक महत्व रखेगा। और जब ऐसा होगा तो दूसरे देश का साथ होना कई तरह से मदद करेगा, है ना? उस शाही दबाव का कुछ हिस्सा फिर से वापस आ रहा था। वो अपनी बात पर जोर दे रहा था, आंखें एकदम सीरियस थीं। उस साथी स्टूडेंट वाली बकवास को एक पल के लिए नज़रअंदाज करते हुए वो असल में ये मान रहा था कि हम एक संगठित संगठन है, एक ऐसा ग्रुप जिसे वो सपोर्ट करना चाहता था। क्या कमाल की बात है! क्या तुम्हें यकीन है? क्योंकि ये वही बात है कि हम राक्षसों का ये समूह एक पूरा देश है। एक कमाल की बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जिस पर राजा गैज़ल खुद फैसला कर सके। अगर वो इस समय राजा के तौर पर बात कर रहा था तो ये उसे वापस लेने का आखिरी मौका था, बेशक। और क्योंकि हम इसे शायद अलग तरह से देख सकते हैं, तो मुझे ये कहने दो कि एक समझौता हमारे लिए भी बहुत मददगार होगा। ये कोई चैरिटी मिशन नहीं है रिमेरू, हम दोनों को फायदा हो सकता है। उसने मुझे ये सब कुछ मुस्कुराते हुए बताया। फिर उसने अपनी शर्तें बताईं, एकदम सीरियस होकर। ये इस प्रकार थीं। एक दूसरे के साथ अनाक्रमण संधि। जब भी कोई राष्ट्र खतरे में हो तो सहायता, उनके समर्थन के बदले में ड्वार्गन तक एक सड़क का निर्माण, जूरा के जंगल में बौनों के लिए गारंटीशुदा सुरक्षा, हमारे बीच टेक्नोलॉजी शेयरिंग का वादा। कुछ और डिटेल्स भी थे, लेकिन ये 5 मुख्य बातें थीं। अनाक्रमण वाली बात तो कहने की ज़रूरत ही नहीं थी, और बौनों के लिए सुरक्षित रास्ता भी काफ़ी सही लग रहा था। मिलिट्री सहायता के मामले में ऐसा नहीं लगता था कि हमें अचानक इसके लिए बुलाया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि हम सभ्यता के मामले में थोड़ा बहुत साथ मिल रहे थे। ड्वार्गन की सीमा पूर्वी साम्राज्य से लगती थी, लेकिन ये देखते हुए कि बौने पूरी तरह से न्यूट्रल थे, साम्राज्य इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि सशस्त्र राष्ट्र से लड़ाई मोल ले। अगर वे ऐसा करते भी तो इसमें दखल देना हमारा काम नहीं होता। अगर हम औपचारिक व्यापार संबंध बनाने जा रहे थे तो जाहिर है जल्द ही एक सड़क भी बन जाएगी। आखिर सुलभ व्यापार मार्ग होना व्यापार को बढ़ावा देने का एक ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन पूरे काम का बिल हमसे भरवाना, ये आमतौर पर स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल होता। मुझे लगता है कि गैज़ेल हमेशा की तरह चालाक था, लेकिन फिर भी ये एक असाधारण डील थी। इंसानों द्वारा इस तरह राक्षसों को पहचानना आम समझ के हिसाब से ऐसी चीज़ थी जो आपको अक्सर देखने को नहीं मिलती। मैं सोच रहा था कि ये धीरे धीरे लंबे समय में होगा। अगर मैं कुछ दशकों में दूसरे देशों के साथ कुछ असली बातचीत शुरू कर पाता तो मेरे लिए ये ठीक होता, और यहाँ हमें ड्वार्गन के सशस्त्र राष्ट्र का समर्थन मिल रहा था, अनमोल। अगर हम अपने आसपास के छोटे राज्यों में से किसी एक के साथ बातचीत करने की कोशिश भी करते तो भी हमें ये नहीं मिल पाता। ये इतनी अच्छी किस्मत थी कि मैं थोड़ा कांपने लगा। मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार करने में खुशी होगी, मैंने उससे कहा। रिगर्ड, बेनीमारू, ट्रेनी और दूसरों को कोई आपत्ति नहीं थी। वे मुझे इस पर अंतिम फैसला लेने देना चाहते थे। जैसा कि ट्रेनी ने कहा, किसी भी ड्राइड को मुझे हमारे गठबंधन का नेता बनाने पर कोई आपत्ति नहीं थी, और किसी भी राक्षस को इंसानों या बौनों के साथ बातचीत करने में कोई जन्मजात नफरत नहीं थी। तो अब हमारा एक गठबंधन था। चलो ये बात राज्य को बताते हैं, राजा ने हेनरिएटा से कहा। गैज़ेल की अंडरकवर टीम का हेड जादू से मैसेज घर भेजता था। उसके लिए ये उतना ही आसान काम था जितना फ़ोन करना। वैसे तुम इस देश को क्या कहते हो? उसने पूछा। ये एक आम सवाल था, लेकिन इसने मुझे चौंका दिया। हम सब ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। हमारा नाम? मेरा मतलब है, हाँ, अगर गैज़ेल हमें एक देश कह रहा है तो हमें किसी भी अच्छे देश की तरह एक नाम की ज़रूरत होगी। लेकिन वाह, एक देश, है ना? मैं एक शहर से ही खुश था, इसलिए मैंने इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं था। मैंने सोचा था कि कभी मॉन्स्टर्स का एक देश होना अच्छा होगा, लेकिन मुझे लगा कि इसमें अभी काफ़ी समय लगेगा।
ठीक है, मुझे नहीं लगता कि हम अभी देश वाली स्टेज पर पहुंचे हैं। मेरा मतलब है अलायंस तो है, लेकिन वो बस अलग अलग जातियों का एक ग्रुप है जिन्होंने मुझे अपना लीडर मान लिया है, बस। मुझे नहीं पता कि जंगल में हर कोई इसे मानने के लिए तैयार है या नहीं। मुझे शुरू से ही पता था कि ये बात कमजोर लग रही है। कमरे में मौजूद सब ने मेरी बात काट दी। अगर कोई आपको अपना मालिक मानने से मना करता है तो मैं वादा करती हूँ कि मैं उसे वहीं मार डालूंगी। ठीक है, बेनीमारू ने आगे कहा, ये एक मॉन्स्टर की नेचुरल आदत होती है कि वो पावर चेन को फॉलो करे, लेकिन मुझे लगता है कि आपके साथ, सर रिमुरु, ये थोड़ा अलग है। आप जानते हैं, किसी को भी आपका साथ देने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है, और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इसके खिलाफ मिलेगा। कम से कम उन दोनों के लिए तो ये सवाल से परे था। ही, अभी सर रिमुरु आप जंगल के लगभग 3/10वें हिस्से पर कंट्रोल रखते हैं। दूसरी एडवांस जातियों ने फिलहाल आपको ध्यान से देखने का फैसला किया है। हालांकि उनमें से बीच के लेवल वालों ने पहले ही आपके साथ जुड़ने की दिलचस्पी दिखाई है, और मुझे यकीन है कि निचले लेवल की जातियां प्रोटेक्शन के लिए इस शहर में आएंगी। हम अभी एक तथाकथित अलायंस के तहत एकजुट है, लेकिन ये एक कॉमन इच्छा पर आधारित अलायंस है, जिसके बारे में मेरा विश्वास है कि ये एक पूरे देश को जन्म देगा, एक ऐसा देश जिसके सेंटर में आप होंगे, सर रिमुरु। मेरे दिल में छुरा घोंपने का क्या तरीका है ट्रेनी। इन हालातों में भी जो सबसे मजबूत है वही बचेगा वाला पुराना नियम सच साबित हुआ। अब जबकि जंगल का रखवाला वेल्डोरा चला गया था, भले ही उस ड्रैगन ने इसके बारे में कुछ भी सोचा हो, इसका मतलब था कि लालची इंसानों या महत्वाकांक्षी डेमन लॉर्ड्स के पहले आने से पहले लोकल मॉन्स्टर्स को एक साथ आना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो पूरा जंगल या तो इस्तेमाल कर लिया जाता या खत्म कर दिया जाता। मैंने खुद कहा था कि हम जूरा के जंगल के लोगों के बीच एक बड़ा गठबंधन बनाएंगे और एक दूसरे के साथ सहयोग वाले रिश्ते बनाएंगे। मुझे लगता है कि अगर हम कई जातियों से मिलकर एक देश बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन ट्रेनी और बाकी लोग इस बात को मान गए थे, और उस छोटी सी बात ने जंगल के एक कोने से दूसरे कोने तक हलचल मचा दी थी। जब मैं ध्यान नहीं दे रहा था तो चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थीं और बढ़ रही थीं। लगता है मुझे इसके साथ ही जीना होगा। ठीक है, तो चलो एक नाम सोचते हैं। गैजेल ने परेशान होकर हंसा जवाब में। उसे पीछे छोड़कर हमने बहस के लिए एक अलग कमरा ले लिया। ड्वार्गन ने अभी तक काफी शराब नहीं पी थी, वे इसे पूरी रात जारी रखना चाहते थे। इसलिए हमने वादा किया कि हम कल समझौते को आधिकारिक तौर पर लागू करेंगे। असल में इस समय ये अंतर्राष्ट्रीय संधि थी और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। पिछली रात हमने एक नाम तय किया था, अपने टॉप अधिकारियों को इकट्ठा करके और देर रात तक इस पर चर्चा करके। जो नतीजा हमने निकाला, जूरा टेम्पेस्ट फेडरेशन, शॉर्ट में टेम्पेस्ट। वे पहले इसका नाम रिमुरु रखने वाले थे, लेकिन मुझे ये सुनकर बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने इसकी अनुमति नहीं दी। मैं मुश्किल से टेम्पेस्ट नाम बर्दाश्त कर पा रहा था। ये सच में मेरे लिए कोई अनोखा नाम नहीं लग रहा था, और ये सुनने में भी अच्छा लग रहा था। बेशक जब मेरा ध्यान कहीं और था तो उन्होंने इस शहर का नाम मेरे नाम पर रिमुरु रख दिया। उफ, आधिकारिक तौर पर रिमुरु का सेंट्रल शहर, लेकिन आप जानते हैं कि वे इसे रिमुरु या रिमुरु का शहर ही कहेंगे। इसके बारे में सोचकर ही मेरा मन करता है कि मैं कहीं छिप जाऊं, लेकिन उनके नियम इतने पक्के थे कि मैं इसे मना नहीं कर पाया। बस उम्मीद है कि मुझे इसकी आदत जल्दी ही पड़ जाएगी। हमने इस बारे में भी थोड़ी बात की कि हमारे नए देश को किस दिशा में जाना चाहिए। बेशक ये कुछ ऐसा नहीं था जिसे हम एक ही रात में तय कर सकते थे, इसलिए हमने इस पर चर्चा करने के लिए कई कॉन्फ्रेंस की योजना की। मैं मोर और लेस सॉवरन राजा होता, लेकिन समय के साथ मैं सरकार के रिपब्लिकन रूप की ओर बढ़ना चाहूंगा। आप जानते हैं, बुद्धिमान राक्षसों को काम पर लगाना, चाहे उनमें शारीरिक शक्ति हो या नहीं, और उन्हें राजनीति में शामिल करना। सही व्यक्ति सही काम पर, यही मेरा सिद्धांत है। ये उस चीज से बहुत दूर था जिसे आप ढांचा भी कह सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम ठीक थे। इसके अलावा ये समझौता इसलिए हुआ क्योंकि राजा गैजेल और मुझे एक दूसरे पर बहुत भरोसा था। ड्वार्गन के सशस्त्र राष्ट्र और जूरा टेम्पेस्ट फेडरेशन के बीच ये मौजूदा समझौता दोनों पक्षों की तरफ से एक संधि के रूप में हुआ। ये इसके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर के बाद लागू होगा। इसके बाद इसे सुरक्षित जादुई जगह पर रखा जाएगा और दुनिया को इसकी घोषणा की जाएगी। और इस तरह जूरा टेम्पेस्ट फेडरेशन शब्द पहली बार सार्वजनिक रिकॉर्ड में आया। अध्याय 2, दानव राजा का हमला। एक उड़ने वाले घोड़े पर ड्वार्गन से रिमुरु तक का सफर साफ तौर पर सिर्फ एक दिन में पूरा हो गया। वे जल्द ही निकल गए। गेजल ने जल्द ही दोबारा आने का वादा किया, और वो आया भी। तो रिमुरु, राजा ने घोड़े से उतरते हुए आधे चिल्लाते हुए कहा, मैं आ गया जैसा वादा किया था। अरे, क्या तुम 2 दिन पहले ही नहीं गए थे? मैं ये कहे बिना नहीं रह सका।
तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा साथी तलवारबाजी का शिष्य तुमसे मिलने आया है। मुझे लगा था कि तुम ज्यादा खुश होगे। मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो साफ तौर पर किसी और की बात नहीं सुनते। और फिर से वो साथी वाली बकवास। वो इस बात को छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था कि वो तलवारबाजी के डोजो में मेरा बड़ा भाई बनना चाहता था। ये सच में एक बौने राजा के तौर पर उसकी गरिमा पर असर डाल रहा था, और मुझे नहीं लगता था कि मैं ये सिर्फ सोच रहा था। और इस बार वो अकेला आया था। क्या उसके पास इसके लिए समय भी था? जब मैं चुपचाप इन शंकाओं में डूबा हुआ था, तभी काइजिन दौड़ता हुआ मेरे पास आया। महाराज, वो चिल्लाया, आप महल से चुपके से बाहर नहीं निकले हैं ना? धत, क्या तुम यकीन कर सकते हो? 100 आदमियों की सुरक्षा टुकड़ी, और किसी ने मुझे भागते हुए नहीं देखा। ऐसे निकम्मे आलसी। जब मैं घर लौटूंगा तो उन्हें फिर से कड़ी ट्रेनिंग मिलेगी। ठीक है, मेरा मतलब है वे आप जैसे किसी को संभाल नहीं सकते मेरे मालिक। क्या तुम कुछ कहना चाहते थे काइजिन? नहीं नहीं महाराज, कुछ नहीं। ओह, बहुत बढ़िया। फिर जिस तेजी से वो हमारी तरफ दौड़ा था, उसे देखते हुए काइजिन अपने राजा के सामने, हैरानी की बात है कि कमजोर पड़ गया। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसे चुप करा दिया गया। लेकिन एक राजा अपने महल से चुपके से बाहर निकल रहा है, ये क्या है? क्या बौनों का राज्य इसे बर्दाश्त करेगा? अरे, तो इस बार आप यहाँ किस लिए आए हैं महाराज? खैर, बहुत आसान है। तुम्हें याद है कि मैंने अपने पर्सनल फैसले के आधार पर तुम दोनों को ड्वॉर्गन से निकाल दिया था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। और तुम्हें याद होगा कि हमारे समझौते में टेक्नोलॉजिकल जानकारी शेयर करना भी शामिल था। खैर, मैं इस काम के लिए एकदम सही आदमी को साथ लाया हूँ। उसने अपने हाथ में पकड़ा बैग जमीन पर फेंक दिया। वो हिलने लगा। ये क्या? घबराकर काइजिन ने बैग खोला तो उसमें से एक पतला पीरा आदमी बाहर निकला। अरे बाप रे, वेस्टर! मैं चिल्लाए बिना नहीं रह सका। वही कमीना जिसने हमें फंसाया था, वो यहाँ क्यों? हे, बिल्कुल। मैंने उसे तुम्हारे खिलाफ साजिश रचने की सजा के तौर पर महल से निकाल दिया था, लेकिन उसे इतने लंबे समय तक यूं ही घूमते रहना बेकार होता, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मेरे मालिक, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया का क्या मतलब है? ठीक ठीक, क्या आप समझते हैं कि सर वेस्टर का यहाँ काम करने का क्या मतलब होगा? उसे नहीं चाहते? बेशक नहीं महाराज, आप सारी जानकारी हमें लीक कर देंगे। काइजिन अपनी बात समझाने के लिए बहुत जोश में था। अंदर से मुझे लगता है कि वो इतना गंभीर है जितना मैंने सोचा था। इस बीच वेस्टर को ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे अभी तक पता चला है कि क्या हुआ है। मुझे लगता है कि वो पूरी पिछली शाम उस बैग में था, एक पंखों वाले घोड़े पर, इसलिए मैं उसे दोष नहीं दे सकता था। लीक, तुम कहते हो? गेजिल ने काइजिन की चिंता भरी नज़र का जवाब दिया। खैर, अब इसके लिए थोड़ी देर हो गई है ना? जैसे ही तुम हमें छोड़कर गए, ये पहले ही लीक हो गया था। मैंने सच में अपने सीक्रेट टीम से तुम्हें मारने के बारे में सोचा था, क्या तुम्हें पता है? ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रहा था। मेरे मालिक, क्या ये सच है? हालांकि मैंने काफ़ी सोचने के बाद इसे रोक दिया। मुझे अच्छी प्रतिभा को बर्बाद करने से ज़्यादा कुछ भी नफरत नहीं है, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि वेस्टर यहाँ काम करे। ये शब्द सुनकर वेस्टर की आंखें चमक उठीं। आपकी महाराज, और तुम गलत मत समझना वेस्टर, मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया है, लेकिन जैसा मैंने कहा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तुम अब मेरी सेवा नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अपने कर्तव्य निभाने का अधिकार देता हूँ। अपनी प्राकृतिक प्रतिभाओं का इस्तेमाल करो और मुझे दिखाओ कि तुम बदलाव के लिए एक ईमानदार, फलदायी जीवन जी सकते हो। किंग गेजिल, काइजिन ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद से बाहर हो गया हो। क्या मुझे इसका मतलब ये समझना चाहिए कि आपको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि हम आपकी सारी ड्वार्वन टेक्नोलॉजी ले लें? राजा हंसा जैसे उसे जरा भी परवाह नहीं थी। हाँ, तो मुझे तुमसे ये रिक्वेस्ट करने दो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ज़मीन का इस्तेमाल करो जिस पर हम अभी खड़े हैं, और इसका इस्तेमाल करके ऐसी टेक्नोलॉजी बनाओ जो पहले कभी न देखी गई हो। तुम मुझे समझें? तुम्हारी रिसर्च पिछली सोच पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। तुम्हें उससे ज़्यादा आज़ादी से काम करना होगा, जैसे तुम नए आइडियाज़ सोचते हो। यही पूरा कारण है कि मैंने अपने देश और तुम्हारे देश के बीच टेक्नोलॉजी के फ्री लेन देन की अनुमति दी है। तो ये था उसका मकसद इतने समय से। मैंने सोचा जैसे ही गेजल ने उन दोनों पर अपनी पूरी शाही ताकत दिखाई। वो सिर्फ मेरे स्किल्स को नहीं देख रहा था, उसकी नज़र कुरोबे की जाली बनाने की काबिलियत, शुना की बुनाई, यहाँ तक कि हमारे टॉप सीक्रेट पोषण डेवलपमेंट पर भी थी। उसके तेज सेल्फ इंटरेस्ट ने उसे कुछ हद तक ये पता लगा लिया था कि हम यहाँ क्या कर रहे थे। कोई हैरानी नहीं कि बौनों का राज्य इतने लंबे समय से इतना समृद्ध था। कुछ मायनों में मैं इससे ज्यादा खुश नहीं था। वो बस हमें नाक से पकड़कर घुमा रहा था, जैसे वो मेरा मन पड़ रहा हो। इससे पहले कि मैं ये सोच पाता, मुझे बीच में ही रोक दिया गया। रिम्यू, मेरी बात सुनो। तुम हेज का पता लगाने में नाकाम रहे, जो हमारे
एलिमेंट मैजिक। मैजिक सेंस एक पावरफुल स्किल है, लेकिन इसे मात देने के 1000 तरीके हैं। यही किसी भी लड़ाई का मूल है। अंदाजा लगाओ कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हें कैसे समझेगा और उससे पहले ही बाजी मार लो। अपनी स्किल्स पर निर्भर रहने से असली ग्रोथ नहीं होती। और पॉलिटिक्स तुम देखो, बिल्कुल वैसी ही है। तुम्हें पढ़ना होगा कि तुम्हारा विरोधी क्या सोच रहा है और उससे आगे बढ़कर काम करना होगा। अगर इसमें फेल हुए तो तुम्हारा पॉलिटिशियन के तौर पर कोई भविष्य नहीं है। तुम्हें मेहनती बने रहना होगा। देखा, मेरा मन पड़ रहा है। अच्छी सलाह है वैसे, लेकिन सच में ये तो होना ही था। समझ गया, इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि गेजल नाम के व्यक्ति के पास मन पढ़ने की स्किल्स है। हाँ, यही एकमात्र एक्सप्लेनेशन था। असल में ये पूरी बात समझाता है। मेरे हर एक मूव को बचना थोड़ा अजीब लग रहा था। उसका बचना थोड़ा ज्यादा सटीक था, जैसे उसे पता था कि मैं हर बार क्या करूंगा। अरे, क्या तुम... उप्स, शर्त लगा लो कि मेरी सीक्रेट फोर्स अब तक मेरे पास पहुंच गई होगी। तो मैं चलता हूँ। जैसे मौके का इंतजार कर रहा था, गेजल मुस्कुराया और अपनी जेब से मुट्ठी के आकार का एक क्रिस्टल निकाला। ये लो, उसने कहा। मैंने बिना किसी आपत्ति के उसे ले लिया। ये कम्युनिकेशन क्रिस्टल हमें संपर्क में रहने देगा। वेस्टर इसे तुम्हारे लिए सेट कर देगा। इमरजेंसी में हमें कॉल करने के लिए इसका इस्तेमाल करना। अभी के लिए अलविदा। पलक झपकते ही वो अपने घोड़े पर था। वेस्टर, उसने आखिरी बार सिर हिलाते हुए कहा, तुम अपनी रिसर्च में सफल होने के लिए जितनी हो सके उतनी मेहनत करना। जहांपना, वेस्टर ने सिर हिलाया। इस बार मैं वादा करता हूँ, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं चलता हूँ। फिर वो उड़ गया। बहुत अचानक आया और बहुत जल्दबाजी में चला गया। वो आदमी एक जिंदा तूफान जैसा था।